हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। मैं अजय सिंह आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता का जो इम्पोर्टेंट स्थल है हमारा वो है कालीबंगा। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कालीबंगा से जितने भी हमारे क्वेश्चन बनने की संभावना है तो हम इसको विस्तार पूर्वक से हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट परीक्षा में स्थल से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट स्थल है वो हम अध्ययन कर रहे हैं। ये जो क्लास हमारी नेट के साथ साथ अन्य परीक्षा है, जैसे आरपीएससी राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर, एचपीएससी में जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए, यूपी बिहार और अदर स्टेट में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, टीजीटी पीजीटी, तो उनके लिए ये क्लास हमारी आज का ये लेक्चर इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चर्चा करते हैं कालीबंगा के बारे में। जो क्वेश्चन बनेंगे हमारे, कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे ये हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। कालीबंगा से जो इसकी स्थिति है वो कहाँ है? राजस्थान के गंगानगर जिला। वर्तमान में ये जिला कहाँ है? हनुमानगढ़ जिला में। पहले ये गंगानगर जिले में था, वर्तमान में इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है? हनुमानगढ़ जिला में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा के सिख जो क्वेश्चन बनेंगे, इसका अर्थ क्या है, यहाँ से कौन सी स्थल है, क्या खोज हुई है, क्या विशेषता है इस स्थल की, तो ये हमारी क्वेश्चन बनने की जो संभावना है। प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर था। कौन सी नदी के तट पर है? क्वेश्चन बन सकता है सरस्वती नदी के तट पर कालीबंगा। खोज किसके द्वारा की गई है? अमलानंद घोष के द्वारा। वर्तमान में इस सरस्वती को क्या कहा जाता है? घग्गर। प्राचीन काल में कौन सी नदी के किनारे था? सरस्वती के। वर्तमान में ये शहर है घग्गर नदी के किनारे है। इसकी सहायक नदी, सरस्वती की जो सहायक नदी दृश्य देवती चौटांग की घाटियों में कुल 24 स्थल, उन्हीं में से एक कालीबंगा है। दृश्य देवती है चौटांग की घाटियों में 24 स्थल खोजे गए हैं, जिसमें से एक कालीबंगा है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। क्वेश्चन बना है और आगे भी उम्मीद है क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि इसकी स्थिति कहाँ है? राजस्थान में। कौन सा जिला है वर्तमान में? हनुमानगढ़। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। वर्तमान में कौन सी नदी है? घग्गर। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। कितने घाटी में है? कौन सी घाटी में 24 प्रकार के स्थल पाए गए? दृश्य देवती, जिसमें से एक कौन सा शहर है? कालीबंगा। अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। उत्खनन, खोज अलग है और उत्खनन है वो अलग है। खोज किसने की है? अमलानंद घोष ने। और उत्खनन किसके द्वारा? बीवी लाल और वी.के. थापड़। बीवी लाल और वी.के. थापड़ ने कालीबंगा की उत्खनन किया है। खोज किसके द्वारा की गई है? अमलानंद घोष के द्वारा की गई है। विशेषता क्या है इसके? प्रमुख जो फीचर है वो क्या है? क्वेश्चन बन सकता है विशेषता से। 5 स्टेटमेंट से हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो हर एक स्थल की विशेषता पूछी जा सकती है। कथन कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कुछ विद्वानों इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं। सिंधु सभ्यता की जो तीसरी राजधानी किसे मानते हैं? ये मानते हैं कालीबंगा को। कालीबंगा सिंधु सभ्यता में चूड़ी निर्माण के लिए केंद्र था। सिंधु सभ्यता मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे जो चूड़ी निर्माण है उसका सबसे केंद्र माना जाता है वो कालीबंगा। काले रंग की चूड़ियों के लिए इसका शाब्दिक अर्थ है उत्खनन बीवी लाल और वी.के. थापड़। और खोज किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। कौन सी नदी घाटी में इस कालीबंगा मिला है? दृश्य देवती चौटांग की घाटियों में कालीबंगा मिला है। सरस्वती नदी है, वर्तमान में घग्गर है। हनुमानगढ़ जिला है, प्राचीन में गंगानगर जिला से जाना जाता था ये कालीबंगा। उत्खनन से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं वो कौन से मिले हैं? कालीबंगा से प्राग सिंधु काल से संबंधित एक जुता हुआ खेत मिला है। जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? जुता हुआ खेत जो हमें मिला है कालीबंगा से। कौन सी सभ्यता से है? प्राग सिंधु मतलब कि जो परिपक्व प्राग सिंधु से संबंधित, सिंधु सभ्यता से संबंधित एक जुता हुआ खेत हमें मिला है, कालीबंगा से मिला है। एक ही खेत में 2 फसलों को एक साथ बुआई और जालीदार जुताई किए जाने के साक्ष्य। एक साथ 2 फसलों को बुआई की गई है और एक जालीदार जुताई भी की गई है।
इसके साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलते हैं। कम दूरी की हराइयों से चना और ज़्यादा दूरी की लंबाइयों की हराइयों से सरसों बोया जाता है। दूर पे कौन सी है? सरसों, और पास में कौन सा है? चना। तो ये कहाँ मिला है? कालीबंगा में। सार्वजनिक नाली तो नहीं मिलती, लेकिन लकड़ी की नाली अब से दिखती है। अतः यही वह स्थल है जहाँ पर स्पष्ट या शहरी जल निकास प्रणाली का अभाव दिखता है। शहरी जल निकास प्रणाली का जो अभाव दिखता है वो कौन सा शहर है? कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? जल निकासी के लिए इंपॉर्टेंट जानी जाती है, परंतु एक ऐसा कौन सा शहर है जिसमें जल निकासी का अभाव है? वो है कालीबंगा। लकड़ी की नाली अब से दिखती है, परंतु यहाँ पर है जल निकासी का अभाव था। दुर्ग या किले को द्विभागीकरण सिर्फ यहीं से मिलता है। दो भागों में दुर्ग या किले का जो द्विभाजन किया गया है वो कहाँ से मिलता है? सिर्फ कालीबंगा से। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। कालीबंगा से। बात करें एक ऐसा दुर्ग कौन सा है जिसमें, ऐसा कौन सा स्थल है जिसमें कहीं भी दुर्ग नहीं मिला? वो कौन सा स्थल है? चनूदड़ो। कौन सा है? चनूदड़ो। सड़कों को पक्का बनाने का प्रमाण भी कालीबंगा से मिलता है। अपवाद स्वरूप इसे ही लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ सड़कों का पक्का प्रमाण यहीं से मिलता है, इसलिए अपवाद स्वरूप है। कालीबंगा के तीसरे टिल्ले पर 7 आयताकार यज्ञवेदियां और थोड़ी दूर पर एकल यज्ञवेदी भी मिले, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है यहाँ के लोग यज्ञ के माध्यम से उपासना करते हैं। यज्ञ की वेदी कहाँ से मिली हमें? कालीबंगा से मिली है। एक युगम समाधान का साक्ष्य, एक पेड़ है वो कहाँ से मिला? कालीबंगा से। 3 पेड़ कहाँ से मिले हैं? वो मिले लोथल से। कालीबंगा से शव को अंत्येष्टि संस्कार के तीनों विधियों का पता चलता है। तीनों विधियों का पता संस्कार के लिए हमें कहाँ से पता चलता है? कालीबंगा से। कालीबंगा की मोहरों पर बांध की आकृति मिलती है। बांध की आकृति कहाँ मिलती है? कालीबंगा पर भी मिलती है। भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? भूकंप का प्राचीनतम जो प्रमाण हमें मिलता है वो मिलता है कालीबंगा से। बीबी लाल ने उत्खनन किया था कालीबंगा से 2 मिलियन पट्टिका टेराकोटा कैक्स प्राप्त किया। टेराकोटा कैक्स प्राप्त हमें कालीबंगा से किसने? बीबी लाल ने। इस मिलियन पट्टिका पर सिंह देवता की आकृति का अंकन है। आक्रामक मुद्रा में वृषभ की ताम्र मूर्ति भी हमें कालीबंगा से मिली है। ऊंट की हड्डियां कालीबंगा से मिली है। ऊंट की हड्डियां कहाँ से मिली? कालीबंगा से मिली है। उन साक्ष्यों में हाथी दांत की कंघी, बेलनाकार तंदूर, कांस्य दर्पण, अलंकृत ईंटों का प्रयोग भी कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से हुआ है। चक्की, अंडाकार कब्र, बालक की खोपड़ी में 6 छेद, शल्य चिकित्सा का प्रमाण भी हमें कालीबंगा से मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है चनूदड़ो। कालीबंगा से जो हमारे क्वेश्चन बन सकते थे वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चनूदड़ो। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित प्रांत में स्थित है। किस नदी के किनारे के है? सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में है। किसमें? सिंध प्रांत में है। उत्खनन और खोज किसके द्वारा की गई है? खोज की गई है NG मजूमदार के द्वारा 1931 में। खोज अलग होती है और उत्खनन अलग करता है। सब दोनों क्या मतलब अलग अलग है? खोज किसके द्वारा, उत्खनन किसके द्वारा? ये हमारा क्वेश्चन है, ये यहाँ से बनने के चांस होते हैं। तो खोज किसके द्वारा? NG मजूमदार के द्वारा चनूदड़ो की खोज की है। और उत्खनन किसके द्वारा? 1935 में मैक्के ने। विशेषता क्या है इस सभ्यता की? सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक शहर। औद्योगिक शहर किसे कहा जाता है? सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर हम चनूदड़ो को कहते हैं। चनूदड़ो की किलेबंदी नहीं की गई। ऐसा कौन सा स्थल है जिसकी किलेबंदी या सुरक्षा नहीं की गई, चारों ओर से घिराव नहीं किया गया? वह चनूदड़ो। जो मैक्के ने यहाँ से गुड़िया मनके बनाने का कारखाना खोजा था। गुड़िया या मनका बनाने का कारखाना किसने इसकी उत्खनन किया था? 1935 में। खोज किसके द्वारा? NG मजूमदार के द्वारा। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से महिला सौंदर्य प्रशासन। महिला सौंदर्य प्रशासन है महिलाओं की जो सजावटें हैं उसके जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं चनूदड़ो से। रंजन लाका
रंजन शलाका लिपस्टिक, रंजन शलाका लिपस्टिक हमें कहाँ से मिली है? चनहुदड़ों से मिली है। काजल कहाँ से मिला है? चनहुदड़ों से। पाउडर और वर्गाकार ईंट, स्याही देहात वाले आदि ये जुंकर और जांकर संस्कृति के अवशेष में जुंकर और जांकर अवशेष संस्कृति के अवशेष हमें कहाँ से मिले? चनहुदड़ों से मिले। संस्कृति सिंधु संस्कृति के बाद विकसित हुई है। यह संस्कृति जो चनहुदड़ो है, संस्कृति सिंधु, यह संस्कृति जो चनहुदड़ो संस्कृति है सिंधु संस्कृति के बाद विकसित हुई है। सिंधु संस्कृति के बाद विकसित हुई है। चनहुदड़ो में जुक्कर संस्कृति चरण के बाद, जुक्कर संस्कृति के चरण के बाद जांकर संस्कृति वालों ने अपना निवास बनाया। यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि महिला सौंदर्य प्रसाधन है ये कहाँ से मिले? चनहुदड़ो से। लिपस्टिक, काजल, पाउडर, वर्गाकार ईंट, स्याही देहात आदि मिले हैं। जुक्कर जांकर से ये सिंधु संस्कृति के बाद विकसित हुई है। चनहुदड़ो में जुक्कर संस्कृति चरण के बाद जांकर संस्कृति वालों ने अपना निवास स्थान बनाया है। चनहुदड़ो के कारीगर कुशल ने इस बात की पुष्टि करते हैं कि सीप मन के अस्थि है और मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र है। चनहुदड़ो से मिट्टी की पक्की हुई नाली के प्रयोग के साक्ष्य में मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है लोथल। क्या है? लोथल। लोथल के बारे में बात करें तो स्थिति क्या है इसकी? लोकेशन इसके गुजरात के अहमदाबाद के सरगवल गांव के पास साबरमती और भोगवा नदी के स्थल पर लोथल स्थित है। कौन सी नदी है? भोगवा नदी। और कौन सी नदी है? साबरमती नदी के संगम पर कौन सा? लोथल है। लोथल का सबसे बड़ा भाग कौन सा? भोगवा नदी के तट पर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भोगवा नदी के किनारे है। खोज किसके द्वारा और उत्खनन किसके द्वारा? खोज की गई है SR राव के द्वारा। कब? 1954 में, 54 में। उपनाम क्या है? SR राव जिसने खोजा था इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा गया था। जैसे मोहनजोदड़ो है ऐसा ही इसमें स्थल मिले तो इसलिए क्या कहा जाता है? लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा कहा जाता है। उत्खनन खोज किसके द्वारा? SR राव। और उत्खनन 57 से 58 SR राव ने भी इसका उत्खनन किया था। खोज भी SR राव और उत्खनन भी SR राव। विशेषता, लोथल की संपूर्ण बस्तियां एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी थी। एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी हुई थी लोथल की संपूर्ण बस्तियां, और देखने में व्यापारिक नगर जैसा लगता था। लोथल मोहनजोदड़ो के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित था। लोथल मोहनजोदड़ो के साथ क्या था? घनिष्ठ रूप से संबंधित था। उत्खनन से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है? बंदरगाह, डॉक यार्ड। लोथल से हमें क्या मिला है? लोथल से हमें डॉक यार्ड मिला है। क्या मिला है? बंदरगाह। जो हमें क्या बता रहा है? जल भंडार, विशाल जलधारा यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा, डॉक यार्ड, जल भंडार, ये कहाँ से? लोथल से। जल की आपूर्ति, स्लुइस गेट, इस नहर की व्यवस्था की गई है। जल की आपूर्ति के लिए कौन सी नहर की है? स्लुइस गेट नहर की व्यवस्था की गई है लोथल से। लोथल का बंदरगाह 214 गुणा 36 मीटर सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? लोथल का बंदरगाह था। यहाँ से वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार अग्निवेदी पाई गई है। अग्निवेदी हमें कहाँ से? लोथल और कालीबंगा से मिली है। तो वृत्ताकार और चतुर्भुजाकार थी। वृत्ताकार और चतुर्भुजाकार हमें अग्निवेदी लोथल से मिलती है। लोथल का मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार होता था। मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार लोथल का होता था। हम 3 आधारों पर कह सकते हैं। किस आधार पर कह सकते हैं? कोई प्रूफ तो होगा, तो हमने प्रूफ दिया 3 आधार। कौन कौन से? यहाँ से फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर का मिलना। फारस की जो खाड़ी है जैसी मोहर यहाँ लोथल से मिली है, तो कह सकते हैं सीधा व्यापार होता है। दूसरा है गोरिल्ला की मिलने मूर्ति की प्राप्ति। यहाँ से मम्मी का मिलना। लोथल से 3 युगम सावधान का साक्ष्य भी मिला है। यहाँ से मम्मी का मिलना, लोथल से 3 युगम सावधान का साक्ष्य भी मिला है, जिसमें पुरुष और स्त्री के साथ एक साथ दफनाया गया है। एक छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी भी मिली है। SR राव के अनुसार ये खोपड़ी शल्य चिकित्सा किए जाने के प्राचीनतम प्रमाण भी देती है।
लोथल से तांबे की भी मूर्ति मिली है। यह बतख, खरगोश, कुत्ता और वृषभ की है। नन्ही गोपाल मजूमदार 1938 में डकैतों ने हत्या कर दी थी। नन्ही गोपाल मजूमदार की हत्या किसने 1938 में किसने की थी? डकैतों ने की थी। प्रकाशीय भवन या स्मारक आवास, लकड़ी का अन्नाघर, घोड़े की लघु मृण्मय मूर्ति, तांबे की कार्यशाला, नाव का एक मॉडल भी यहाँ से मिला है। विष्णु शर्मा के पंचतंत्र की शाला, लोमड़ी की आकृति, आटा पीसने की पत्थर चक्की के 2 पार्ट, एक रंगाई कुंड, हाथी दांत की पटरी, स्केल, बाजार वाली गली आदि प्राप्त होने के साक्ष्य हमें यहाँ से लोथल से मिले। लोथल की मुद्रा छापों के पृष्ठभाग पर सूती कपड़े के भी निशान हमें मिले। नेक्स्ट, सबसे पहले लेखन प्रणाली को विकसित करने वाले मेसोपोटामिया के सुमेरियाई लोग थे। तो सबसे पहले बात करें लेखन प्रणाली, जो लिखने की जो प्रणाली है उसको विकसित किसने किया था? वो थे मेसोपोटामिया के सुमेरियाई लोग। कौन थे? मेसोपोटामिया के जो सुमेरियाई लोग थे, उन्होंने इस लेखन प्रणाली को विकसित किया था। और इन सुमेरियाई लोगों की जो मेसोपोटामिया में है, इनकी लिपि क्या थी? क्यूनिफॉर्म लिपि थी। क्वेश्चन आ जाएगा, इस सबसे पहले लेखन प्रणाली को विकसित करने का जो श्रेय किनको जाता है? मेसोपोटामिया के सुमेरियाई लोगों को जाता है। ठीक है, इन मेसोपोटामियम सुमेरियाई लोगों की जो लिपि थी, यो क्या थी? क्यूनिफॉर्म लिपि थी। संसार की 4 प्राचीनतम लिपियों में से सेंधो लिपि को भी, सेंधो लिपि, हड़प्पा लिपि, सिंधी लिपि को भी सम्मिलित किया गया है। सेंधो लिपि या सिंधु लिपि की सबसे पुराना नमूना 1853 में कनिंघम को मिला था। कब मिला था? 1853 1853 में कनिंघम को मिला था। कनिंघम को उनके एक अंग्रेज मित्र थे हड़प्पा से प्राप्त एक वृषभ की मोहर दी, परंतु इस पर उन्होंने एक लेख लिखा। हालांकि कनिंघम इसका महत्व नहीं समझ पाए थे। तो जो लिपि को सेंधो लिपि सबसे पहले किसने खोजी थी? कनिंघम ने 1853 में, परंतु इस पर है उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। और इस लिपि में, सेंधो लिपि में 400 से अधिक अक्षर आकृतियाँ थी और इसमें यह गौमुद्रिका लिपि है, जिसे ब्रूस्टोफिडान भी कहा जाता है। ब्रूस्टोफिडान भी कहा जाता है। दाएं से बाएं लिखी जाती है। जो ब्रूस्टोफिडान या गौमुद्रिका लिपि है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। यह लिपि जो गौमुद्रिका लिपि, जिसे ब्रूस्टोफिडान लिपि, सेंधो लिपि को कहा जाता है, यह लिपि वर्णनात्मक न होकर क्या थी? चित्रात्मक थी। क्या थी? भावात्मक थी। सिंधी लिपि में अंग्रेजी यू अक्षर एवं मछली के चित्रों का सबसे अधिक अंकन हुआ है। कौन से अक्षर ज़्यादा यूज हुए? यू अक्षर और मछली के सबसे अधिक चित्र है वो ज़्यादा यूज हुए। सिंधु लिपि की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? सिंधु लिपि, हड़प्पा लिपि का सबसे प्रमुख स्रोत क्या थे? मोहरे थी। क्या थे? मोहरे थी। मोहनजोदड़ो से तांबे की चौकरे गोटी भी प्राप्त हुई है। क्या हुई है? तांबे की चौकार है, गोटी भी मोहनजोदड़ो से मिली है, जिस पर पशु के चिन्ह के साथ लिखावट भी है। सिंधु सभ्यता का एक बड़ा लेख धोलावीरा से मिला है, जिसमें 10 से 18 अक्षर थे। सबसे लंबा अभिलेख 26 चिन्हों वाला है। महत्वपूर्ण यह है कि सिंधु लिपि पूर्ण रूप से विकसित लिपि का प्रमाण था। समय समय पर लिपि पढ़ने का दावा निम्नलिखित व्यक्तियों ने किया था। तो हम पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म लिपि किसकी थी? मेसोपोटामियम की थी। जो इस भारतीय लिपि सिंधु लिपि थी, इसको ब्रूस्टोफिडान भी कहा जाता था, गौमुद्रिका भी कहा जाता था। वर्णात्मक न होकर क्या थी? भावचित्रात्मक थी। अब समय समय पर इन लिपियों का पढ़ने का काम किया किसके द्वारा किया गया है? तो सबसे पहले बात करते हैं द्रविड़ में फादर हेरास, आस्को परपोला। फादर हेरास और आस्को परपोला आईडी महादेवन ने द्रविड़ लिपि माना है। द्रविड़ लिपि को किसने माना है? फादर हेरास, आस्को परपोला, आईडी महादेवन ने द्रविड़ लिपि माना है। महादेवन ने कंप्यूटर के माध्यम के पढ़ने का प्रयास भी किया है। बहुरूपीय लिपि प्राणनाथ, BM बरुआ, SR राव ने बहुरूपीय लिपि बताया सिंधु लिपि को। फिर है रेवरन व T बरो सिंधु लिपि को तमिल भाषा में परिवर्तित करने का प्रयास किया है। सिंधु लिपि सबसे पहले पढ़ने का दावा LA वाडेल ने किया है। वाडेल ने संस्कृत भाषा माना है।
बेनी माधव, मरुआ एवं शंकरानंद ने इसको तांत्रिक विधि माना है। प्रोडो हेंजनी ने सेंधव लिपि को हित्ती लिपि माना है। गाट एवं हंटर ने सेंधव लिपि को अक्षरात्मक माना है। लैंगडन व हंटर ने इसे ब्राह्मी लिपि का मूल माना है। देख लेना, एक बार ही रिवीजन कर लेना, इतना ज़रूरी नहीं है, परंतु एक बार ही है इसको नज़र ज़रूर मारनी है, क्योंकि क्या पता यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। निष्कर्ष क्या, आज तक सेंधव लिपि क्या है? अपठित है। इसको सेंधव लिपि को केवल पढ़ा नहीं गया। क्या पढ़ा नहीं गया? क्या भाव चित्रात्मक, इसका भाव निकाल सकते, इसका अर्थ निकाल सकते, परंतु पढ़ा नहीं गया, अपठित है। सेंधव तिथि, जो इसके दिनांक के बारे में है, क्या डेट है? तो ये सबसे पहले जॉन मार्शल। बात करते हैं यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है हड़प्पा लिपि को खोजा, हड़प्पा लिपि की खोज की, एक हड़प्पा शहर की खोज की, एक है इसमें नाम आता दयाराम सानी। क्या नाम आता है? दयाराम सानी। एक आता है कनिंघम, एक आता है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल सेंधव तिथि का निर्धारण किया था। इनके अनुसार 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना था। मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व माना था। एमएच वत्स ने 3500 2700 ईसा पूर्व माना था। आलची ने 2250 से 1750 माना था। माधव स्वरूप वत्स ने मेसोपोटामिया सभ्यता के आधार पर इसका निर्धारण 2700 से 2500 के बीच किया था। मार्टिन व्हीलर ने 2 तिथियां बताई है, 2500 से 1500 और 2500 से 1700 ईसा पूर्व। कार्बन डेटिंग के आधार पर धर्मपाल अग्रवाल ने 2300 से 1700 ईसा पूर्व के बीच इस लिपि की काल अवधि माना है। सेंधव नगरीकरण, कैसे नगरीकरण सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता? तो दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता सेंधव सभ्यता थी। मुख्य विशेषता क्या है? संपूर्ण क्षेत्र में सांस्कृतिक समरूपता के साथ साथ क्षेत्रीय विशेषताओं का भी अस्तित्व बना रहा था। क्या रहा है कि संपूर्ण क्षेत्र में सांस्कृतिक समरूपता एक जैसे के साथ साथ क्षेत्रीय विशेषताओं में क्षेत्रों में भी इसका बना रहा था अस्तित्व। सर्वप्रथम गार्डन चाइल्ड ने नगरीय क्रांति कहा था। नगरीय क्रांति किसने कहा था? गार्डन चाइल्ड ने। इंपॉर्टेंट है अभी तक का ये क्वेश्चन हमारा, सभी को पता नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा नगरीय क्रांति किसने कहा था? तो ये कहा था गार्डन चाइल्ड ने, नगरीय क्रांति। फिर बात करते हैं नगरीकरण क्रांति संस्कृति भिन्न नगर केंद्रित सभ्यता के विकास का द्योतक है। संस्कृति से भिन्न नगर केंद्रित सभ्यता के विकास का द्योतक क्या है? नगरीकरण ग्रामीण संस्कृति से, नगरीकरण ग्रामीण संस्कृति से भिन्न है, क्योंकि सेंधव सभ्यता क्या थी हमारी? नगरीय थी। क्या थी? नगरीय, न कि ग्रामीण। कैसी सभ्यता थी? नगरीय थी, इसलिए यह इसको अलग करती है। बात करते हैं गार्डन चाइल्ड ने इससे क्या कहा? नगरीय क्रांति कहा था। नगरीकरण एक स्थिति न होकर एक प्रक्रिया है। नगरीकरण एक स्थिति लोकेशन न होकर क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नगरों का निर्माण सामान्यतः चेस बोर्ड मतलब कि ग्रिड पट्टी, मतलब कि चेस बोर्ड होता है वैसे ग्रिड पट्टी का आकार का था। सभी नगरों का निर्माण इसी पट्टी पर, फिर सभी सड़कें समकोण पर काटती। कैसे? समकोण पर ये काटती थी। ये सोचना तरंग संगत नहीं, क्योंकि विविधता से भी दिखती है। नगर निवेश, प्रत्येक सेंधव नगर पर 2 भागों में बांटा गया था। नगरों को प्रत्येक कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया था। पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला है जिसे किला या दुर्ग कहते थे। एक तो पश्चिमी टीला होता था, एक पूर्वी टीला होता। जैसे ये सभ्यता है, इस सभ्यता के पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला को क्या कहा जाता? गढ़ कहा जाता था। ये पश्चिमी टीला कहाँ होता था? सबसे ऊंचा होता था, परंतु ये टीले में जो आवास थे वो क्या थे? छोटा था। क्या था? छोटा। जबकि पूर्वी टीला था, पूर्वी टीला क्या था? बड़ा था। और कैसा कहाँ था? निचले स्थान पे होता था। पश्चिमी टीला है तो पश्चिमी टीले में कौन रहेंगे? शासकीय वर्ग, जो अमीर व्यक्ति वो रहेंगे। और पूर्वी टीला जो निचला टीला है, सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी में, इसमें कौन रहेंगे? सार्वजनिक लोग रहेंगे। पश्चिमी टीला इसी पर किला दुर्ग स्थित था, जिसे सीधा शैल आयताकार होता था। पूर्वी टीला ये नगर या मूल आवासीय क्षेत्र था। दुर्ग किसे कहते हैं? दुर्ग उससे कहते हैं जिसके चारों ओर किलेबंदी की जाती थी। मजबूत
रक्षा प्राचीरों या किलेबंदी से युक्त क्या होता था, दुर्ग होता था। संपूर्ण सैन्य सभ्यता की विशेषता यह है कि हालांकि नगर निवेश कुछ अपवाद भी मिलते हैं। कुछ नगरों में क्या है, दुर्ग है, चार दीवारी नहीं होती, किलेबंदी नहीं होती थी। कालीबंगा दुर्ग एवं नगर क्षेत्र रक्षा प्राचीरों से युक्त था। कालीबंगा है, इसके चारों ओर क्या है, चारों ओर सुरक्षा लगाई हुई थी, घेराव। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा की नगरीय योजना एक जैसी थी। मोहनजोदड़ो में भी क्या थे, प्राचीर है, रक्षा युक्त थे, हड़प्पा भी था, कालीबंगा था। द्वीप भागीकरण सिर्फ किसमें था, दो भागों में विभाजन किसमें था, सिर्फ कालीबंगा में था। लोथल एवं सुरकोटड़ा कहाँ है, गुजरात में। ये दो टीले भी नहीं मिले, अलग अलग दो टीले भी नहीं मिले हैं। लोथल से और सुरकोटड़ा है, इसे टीले नहीं मिले हैं। और क्या थे, दो टीले हर जगह थे, पश्चिमी और पूर्वी टीला। गढ़ एवं सामान्य आवास क्षेत्र अलग अलग नहीं है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से तीन नगर देखने को मिलते हैं। दोनों नगरों के संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीरों से घिरी हुई थी। लोथल में सिडाटेल या ऊंचा भाग पश्चिमी में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व में स्थित था। लोथल में क्या, पश्चिम में ना होकर कहाँ था, पूर्वी भाग या दक्षिण भाग में ऊंचा था। जो सिडाटेल या जो पश्चिमी टीला जो छोटा होता है परंतु ऊंचा होता है, वो कहाँ होता है, पश्चिम में होता है। परंतु इसमें लोथल में कहाँ, दक्षिण पूर्व में है। धोलावीरा कौन सा है, धोलावीरा। धोलावीरा दुर्ग मध्य नगर एवं नगर तीन भागों में विभाजित था। तो और बाकी कितने भागों में थे, दो भागों में थे। धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था, तीन भागों में था। धोलावीरा के चारों तरफ की गई मजबूत किलेबंदी और उसके गढ़ क्षेत्र में पाए जाने वाले परस्तरीय स्तंभ उस नगरों से अलग करते हैं। सनोदड़ा में कोई भी किलाबंदी नहीं थी। सबसे पहले हमें किलाबंदी कहाँ मिलती है, कालीबंगा में। फिर मोहनजोदड़ो में भी था, हड़प्पा में भी था, और सनोदड़ा में कोई भी किलाबंदी है वो नहीं की गई थी, घेराबंदी। बनावली में दुर्ग और नगर अलग अलग न होकर ये रक्षा प्राचीरों से घेरे हुए है। हड़प्पा एवं उत्तर पश्चिमी दिशाओं में प्रवेश व निकास हेतु दो दरवाजे थे। उत्तर और पश्चिम में तो क्या होता, निकास होता था। उत्तर और पश्चिम में क्या होता, निकास। और दो दरवाजे किस ओर खुलते थे, दरवाजे दक्षिण की ओर खुलते थे। हड़प्पा के सभी घरों में शौच स्थान मिले हैं। हड़प्पा की अपनी एक विशेषता थी। मोहनजोदड़ो के चार दीवार में कई बार मरम्मत भी हुई है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना दे। आवासीय भवन कैसे थे, आवासीय भवन पक्की ईंटों के बने होते। कैसे थे, पक्की ईंटों के थे। सैंडो से बता, मकान कितने मंजिला था, दो था। घरों में क्या थी, सीढ़ियाँ थी। पक्के फर्श ईंटों से निर्मित थे। छतों पर घास फूस, ऊपर से मिट्टी छाप दी जाती थी। खिड़कियाँ गलियों की तरफ खुलती थी। अपवाद स्वरूप कालीबंगा में निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, और तो कहाँ हुआ है, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। कालीबंगा में क्या हुआ, कच्ची ईंटों का प्रयोग है। इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी अपवाद स्वरूप होता है उसको याद करना जरूरी है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में बोला जाएगा, सैंडो सभ्यता में, सभी सभ्यताओं में पक्की ईंटों का नहीं। कालीबंगा में किसका था, कच्ची ईंटों का प्रयोग था। लोथल में खिड़कियां सड़कों की ओर खुलती थी। अपवाद आ गया कि सैंडो सभ्यता में जो खिड़कियां किस तरफ खुलती थी, वो खुलती थी घर के पीछे की तरफ, परंतु खिड़कियां लोथल में किस तरफ है, घर के आगे की ओर खुलती है, मुख्य सड़कों की ओर। 27 कमरों का मकान एवं आंगन भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। वाणावली के मकान में बैठक व स्नानागार भी संलग्न थे। नालियां पक्की ईंटों से बनी थी। अपवाद स्वरूप लकड़ी की नाली का साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलता है। पक्की हुई ईंटों से बनी क्या थी, नालियां थी। कालीबंगा से कैसी मिली है, लकड़ी की नाली मिली है। लकड़ी की नाली हमें कहाँ से मिली, कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा में कच्ची ईंटों के प्रयोग हुआ था। अपवाद स्वरूप कौन सा, कालीबंगा ही है। ठीक, छोटी नालियां घरों के शुरू से होती है जाकर गली की नाली में मिल जाती थी। बड़ी सार्वजनिक नालियां मिल जाती थी। जल निकासी की ऐसी व्यवस्था 18वीं शताब्दी में लंदन, पेरिस में भी दिखती है। जल निकासी व्यवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता को समकालीन सभ्यता में श्रेष्ठ मानती है। ईंट सिंधु ईंट चतुर्भुजाकार होती थी। ईंट कैसी थी,
चतुर्भुजाकार थी। मकानों में निर्माण प्रयुक्त ईंटों को सबसे पहले आकार 28 गुना 14 गुना 7 4:2:1 में था। नगरों के प्राचीरों में युक्त 10 गुना 20 गुना 40 1:2:4 में थी। कुएं में फनीदार ईंट, स्नानागार, तालाब, क्रांतिदार ईंट, दीवार के कोनों पर अलग आकार की ईंटों का प्रयोग हुआ था। ईंटों की चिनाई इंग्लिश ब्रांड पत्ती थी। कोई याद रखने की जरूरत नहीं, परंतु ब्रांड पत्ती ये याद करना जरूरी है। अन्ना घर क्या है? अन्ना घर किले के बाहर नदियों के तट पर स्थित होता था। अपवाद स्वरूप मोहनजोदड़ो है, ये कहाँ था? अन्नागढ़ किले के अंदर था। अन्नागढ़ के किले के अंदर था। किले के बाहर या नदियों के तट पर क्या होता था? अन्नागढ़ होता था। परंतु जो हमें मोहनजोदड़ो का जो अन्नागढ़ कहाँ मिलता है? घर के अंदर मिलता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल में अन्नागढ़ का साक्ष्य मिलता है। किसका? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल से किसका मिलता है? अन्नागार का साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े अन्नागार भी मिले हैं। रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा के अन्नागारों को व्हीलर ने सस्यागार परिसर भी कहा है। ग्रेनरी कॉम्प्लेक्स भी कहा है। लोथल और लकड़ी का अन्नागार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अन्नागार से अनाज का कोई भी दाना प्राप्त है वो नहीं हुआ। सड़कें कच्ची होती थी, मिट्टी की बनी हुई होती थी। अपवाद स्वरूप कालीबंगा की सड़कें क्या थी? पक्की थी। कालीबंगा की सड़कें क्या थी? पक्की थी। ये अपवाद स्वरूप है। बात करें सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। मुख्य सड़क को प्रथम सड़क और राजपथ भी कहा गया है। पुरातत्ववेद है, उन्होंने सड़कों पर सफाई की व्यवस्था भी की। सड़कों में कूड़ादान रखे जाते थे, गड्ढे खोदे दिए जाते थे, सड़कों के किनारे भवनों का निर्माण नहीं करने दिया गया, मकानों की खिड़कियां गलियों की ओर खुलती थी। इतने सुनियोजित ढंग से किया जाता, इस आधार पर कहा जाता कि नगर पालिकाओं का अस्तित्व था। सेंधव कला है जो ये हमारा टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। में हम सेंधव कला के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सेंधव कला से क्या क्या हमें जो मिला है, क्या ऐसे क्वेश्चन है जो बन सकते हैं हमारी यूजीसी नेट परीक्षा के लिए। इसके अंतर्गत प्रस्तर मूर्तियां, धातु की मूर्तियां, मोहरे, मृद भांड, मन के आभूषण और वाट माप को रखा जाता है। सेंधव कला में किस क्या क्या रखा है? जो प्रस्तर मूर्तियां हैं, धातु की मूर्तियां हैं, मोहरे हैं, मृद भांड है, मन के है, आभूषण, वाटर माप को रखा जाता है। प्रस्तर जो मूर्तियां क्या होती है? इसका निर्माण मूर्तियों का सेल खड़ी से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? सेल खड़ी से। सेल खड़ी का क्वेश्चन आया हुआ था इस बार दिसंबर 2023 परीक्षा में। सेल खड़ी का मिलान करना था। सेल खड़ी से क्या बनती है? ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। एल्बेस्टर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेटी पत्थर से हुआ है। स्लेटी पत्थर से भी हुआ है, बलुआ पत्थर से भी हुआ है, चूना पत्थर का भी प्रयोग हुआ है। सेल खड़ी का भी मूर्तियों को बनाने के लिए और एल्बेस्टर का भी प्रयोग मूर्तियां बनाने के लिए, चूना पत्थर का भी प्रयोग मूर्तियों को बनाने के लिए, बलुआ पत्थर और स्लेटी पत्थर से हुआ है। हड़प्पा में 2 प्रस्तर मूर्तियां थी। कितनी थी? 2 प्रस्तर जो मूर्तियां थी, बलुआ पत्थर पर एक थी, लाल बलुआ पत्थर पर थी, जिसे माधव स्वरूप वत्स ने पाया था। लाल बलुआ पत्थर है जो मूर्तियां मिली है वो किसको मिली थी? माधव स्वरूप वत्स है, इनको मिली थी। कुछ विद्वान जैन मूर्तियां मानते हैं, कुछ विद्वान इसे क्या मानते हैं? जैन मूर्तियां मानते हैं जो लाल बलुआ पत्थर से मिली है, परंतु इसको पाया था वो माधव स्वरूप वत्स ने। दूसरी है काले स्लेटी चूने पत्थर की, वो नृत्य करते हुए मुद्रा। मार्शल ने इसे शिव नटराज के रूप में माना है। मार्शल जी है, इसे क्या मानते हैं? शिव नटराज के रूप में मानते हैं। और ये मूर्ति है काले स्लेटी चूने पत्थर की है। वासुदेव शरण अग्रवाल नर्तके की मूर्ति भी मानते हैं। तो 2 मूर्तियां हमें जो मिली है, एक तो मिली है माधव स्वरूप वत्स को जो लाल बलुआ पत्थर से है, जो कुछ विद्वान इसे जैन मानते हैं। दूसरे है स्लेटी चूने पत्थर की जो नृत्य करती हुई मुद्रा है। मार्शल ने इसे शिव नटराज के रूप में माना है। वासुदेव शरण ने अग्रवाल इस नर्तके की मूर्ति भी मानते हैं, जो नृत्य करते हुए जो मूर्ति है उसको मानते हैं।
मोहनजोदड़ो से 12 हमें मूर्तियां मिली है। एक श्वेत पत्थर पर संयुक्त पशु मूर्ति है। शरीर पेड़ का एवं मस्तिष्क सूंडदार हाथी है। सूंडदार जो हाथी है मूर्ति डीग के क्षेत्र में मिली है। मूर्ति है ये डीग के क्षेत्र में मिली है। एक नरसिंह की मूर्ति है। एक शैलखड़ी से निर्मित तिब्बतीय अलंकरण युक्त खंडित मूर्ति ये डी के क्षेत्र में मिली है। मोहनजोदड़ो की 12 प्रस्तर मूर्तियां 5 गड्डी वाले टीले HR क्षेत्र से मिले हैं। किससे मिले? HR क्षेत्र से मिले। धातु मूर्ति इसका निर्माण मधु जो इसका जो निर्माण है मधुच्छिष्ट विधि लोस्ट वैक्स से हुआ है। धातु को मोम जैसा पिघलाकर सांचे में डाल देना क्राइप्रूड या जो मधुच्छिष्ट विधि धातु में मुख्य तांबे और कांस्य की मूर्तियां बनती है। मोहनजोदड़ो, चुनुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, दहमाबाद में कांस्य की मूर्तियां मिली है। दहमाबाद में भैंस, हाथी और गेंडे की कांस्य मूर्तियां भी मिली है। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो से कांस्य की 2 जो स्त्रियों की जो मूर्तियां मिली है। महत्वपूर्ण HR क्षेत्र में नृत्य करती हुई मूर्ति भी मिली है। नर्तकी की बाएं हाथ में कंधे तक चूड़ियां पहने हुए इसकी भाव भंगिमा नृत्य की मुद्रा को दर्शाते हैं। जॉन मार्शल ने इसे डांसिंग गर्ल का नाम दिया है। जॉन मार्शल ने क्या कहा? ये डांसिंग गर्ल है। मोहनजोदड़ो से भैंसा और भेड़ा की भी कांस्य मूर्तियां मिली है। मृण्मय मूर्ति क्या है? जो आग में पक्की जो टेराकोटी जो फिगर्स है जो आग में पक्की मिट्टी की मूर्तियां चढ़ाती है। ये चिकोटी विधि से बनाई जाती है। किससे? चिकोटा विधि से बनाई जाती थी। जो पिंच एंड प्रेशर टेक्निकल विधि से समस्त मूर्तियां 75% पशु पक्षियों की मूर्तियां 25% मानव मूर्तियां थी। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जो मृण्मय मूर्तियां अधिक है। मेहरगढ़ से सिंधु सभ्यता की सबसे प्राचीनतम स्त्री की मूर्तियां भी मिली है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा बनावाली में महिलाओं जो बनावाली में हैं महिलाओं की विवाहित पेट निकले कृष्णकाय मूर्तियां भी मिली है, जिससे महिलाओं को बाहों में बच्चा अवश्य प्रदर्शित होता है। नौसारो और मेहरगढ़ से जो महिला की जो मृण्मय मूर्ति मिली है उनकी मांग में सिंदूर बलूचिस्तान की कुलू संस्कृति से प्राप्त नारी की मूर्तियां रौद्र रूप में है। नारी की ये मृण्मय मूर्तियां प्रजनन जो उर्वरता के अनुसंधान से संबंधित मातृ देवी की मृण्मय मूर्तियां हैं। पशुओं में सबसे अधिक कुब्बड़दार वृष तथा पक्षियों में अधिक सबसे गोरैया की मूर्तियां मिली है। सिंधु सभ्यता में गाय की भी मृण्मय मूर्तियां नहीं मिली। सिंधु सभ्यता में क्या अनुपस्थित था? गाय। लोथल से घोड़े की मूर्तियां मिली है। कालीबंगा से आक्रामक वृषभ की मृण्मय मूर्ति, मोहनजोदड़ो से वृषभ की और हड़प्पा की मछली, कछुआ और घड़ियाल की मूर्तियां जो मिली है। मोहरे सेल्स रिलीफ स्थापत्य निर्माण कांचली मिट्टी चरट मिट्टी शैलखड़ी की मोहरे बनती है। ये मोहरे शैलखड़ी से निर्मित है। मोहरे किसकी बनी? शैलखड़ी। अपवाद स्वरूप लोथल और देसलपुर में तांबे की मोहरे हैं। लोथल और देसलपुर में कैसी मोहरे? तांबे की है। और ज्यादातर किसकी है? शैलखड़ी से। लोथल से सोप स्टोन की भी मोहरे मिली है। आकार में गोलाकार, वर्गाकार, घनाकार और बेलनाकार है। वर्गाकार चौकार थी। मोहरे 2.8 सेंटीमीटर से 2.8 सेंटीमीटर की। मोहनजोदड़ो से बेलनाकार मुद्राएं भी मिली है। प्राप्ति कुल मोहरे 68% मोहनजोदड़ो, 19% हड़प्पा, 13% अन्य जगहों से मिली है। मेसोपोटामिया से सीजेड सिंधु सभ्यता की 23 मोहरे प्राप्त की है। विशेषता सिंधु लिपियों सिंधु धर्म की अधिकतम जानकारी मोहरों से ही ज्ञात होती है। मोहरों को ही हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति माना गया है। मोहरों पर सबसे अधिक अंकन पीपल का, उसके बाद एक सिंगारी पशु का है। इसके बाद हाथी, बाघ, बारहसिंगा, मगरमच्छ, भैंसा, गेंडा, सांड आदि का अंकन भी हुआ है। गाय, घोड़ा और ऊंट का भी अंकन
नहीं हुआ। मृदभांड चाक पर बने हैं। सेंधव मृदभांड का मुख्य लाल या गुलाबी है। काले रंग की आकृति और अंकन भी किया गया है। हड़प्पन लिपि भी मिली है। त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, ज्योतिमय आकृति, पीपल की पत्ती, खजूर, ताड़केला, वनस्पति, वृषभ, हिरण, बारहसिंगा, सारस, बतख आदि पशु पक्षी मछलियों के चित्र है। जामदानी, नुकीले धार वाले चकचक चित्रित पात्र सेंधव सभ्यता के विशिष्ट मृदभांड है। कलात्मक वस्तु में मनके है, आभूषण, वाट माप को रखा गया। वाट माप पैर्ट नामक पत्थर से बने हुए थे। वाट माप किसे पैर्ट नामक पत्थर से बने हुए थे और कैसे गणनाकार थे। वाट में मानकीकरण भी दिखता है। हड़प्पा तौल का अनुपात 1:2:4:6 था। हड़प्पा की तौल का अनुपात 1:2:4:6 था। मनके बनाने की कार्यशाला चनोदड़ो से गुजरात के लोथल बागसरा से मिले। मनके बनाने का चनोदड़ो और गुजरात के लोथल बागसरा से या बक्सरा से मिली है। चनोदड़ो और लोथल से मनका निर्माण हेतु कच्ची धातुएं, भट्टियां और गुड़िया आदि भी पाई गई है। सेलखड़ी मनके सबसे अधिक मिलते हैं। मनका सबसे प्रचलित आकार बेलनाकार था। लंबी नली वाली बेलनाकार मनकों की प्राप्ति मेसोपोटामिक शाही कपड़ों से भी हुई है। बेलनाकार के आकार की ड्रिल धोलावीरा, चनोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से भी मिलते हैं। सीपी उद्योग का केंद्र बालाकोट और चनोदड़ो था। बालाकोट के सबसे उद्योग सीप उद्योग भी था। ये सीप की बनी चूड़ियों का प्रमुख केंद्र निर्यात था बालाकोट। आभूषणों में सोने चांदी के हार, कंगन, अंगूठी, चूड़ियां, पायल, नुपुर, केश विन्यास हेतु पिन्ने, कंगिया आदि कलात्मक वस्तु है जिनके निर्माण में सेंधवजन सिद्धहस्त थे। कालीबंगा चूड़ियों के निर्माण का केंद्र था। सीप के लिए बालाकोट और कालीबंगा चूड़ियों के निर्माण का केंद्र था। गुजरात का नागेश्वर भी शंख शिल्प को समर्पित था। चूड़ियों का निर्माण करता था। शंख से बनी चूड़ियां सेंधव के प्रिय थी। चनोदड़ो सीप सिलक की चूड़ियां भी मिली है। सेंधव कला किसी प्रारंभिक नवी अप्रति विकसित अवस्था का प्रतिनिधित्व करती। युद्ध संबंधी उपकरण सेंधव सभ्यता के अवशेषों में कवच, ढाल और सिर शतरंज जैसी कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई। जो अस्त्र शस्त्र मिले हैं तांबे कांसे के भाले, चाकू, वर्णार्घ, कुल्हाड़ियां, पत्थर, तांबे की गदा सिर प्रमुख है। सबसे अधिक संख्या में ताम्र जो वर्णार्घ कालीबंगा और गणेश्वर से मिले हैं। राजनीतिक संगठन के बारे में शिव रंगनाथ राव ने सेंधव सभ्यता को विश्व में प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी गई है। विश्व में प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा किसने दी है? शिव रंगनाथ राव ने। अपनी बात को आगे बढ़ते हुए दो राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्रशासन वैसे ही होता है जैसे कुषाण युग में पुरुषपुर और मथुरा से था। मुल्तान और मसूरा नामक अरब शासकों की राजधानी थी। फिगेट के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो जुड़वा राजधानी बताया गया फिगेट के द्वारा अत्यंत केंद्रित साम्राज्य थे। निरंकुश पुरोहित राजाओं शासित हो रहे थे। सर्वप्रथम फिगेट ने सेंधव राजनीतिक संरचना पर सिद्धांतिक बात भी कही थी। A.R. वासम ने हड़प्पा सभ्यता को प्रकृति धर्मतंत्रीय माना था। धर्मतंत्रीय प्रकृति किसने माना था? A.L. वासम ने माना था। और राजनीति जो जुड़वा राजधानी बताया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को फिगेट ने केंद्रीकृत साम्राज्य था। ये बात जो है फिगेट ने बताई थी। और धर्मतंत्रीय है ये बात किसने बताई थी? A.L. वासम ने। लेकिन हड़प्पा अंचल में धार्मिक विचार भी एक रूपता नहीं थी। सोचना गलत है। हड़प्पा में पुरोहितों को वैसा ही शासन था जैसे मेसोपोटामिया में था। मेघ के अनुसार मेघ क्या कहता है यहाँ? मेघ कहते हैं कि प्रतिनिधियात्मक सरकार थी। प्रतिनिधियात्मक सरकार थी मेघ कहते हैं। परंतु जो एलम कहते हैं कि धर्मतंत्रीय पुरोहितों का शासन था। एल भाषा में हड़प्पा प्रकृति क्या थी? धर्मतंत्रीय थी। बीवी लाल महोदय छोटे छोटे राज्यों को अस्तित्व स्वीकार करते हैं। 16 महाजनपद युग में था। व्हीलर का कहना है कि ये मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक था। R.S. शर्मा महोदय के अनुसार ये सबसे अधिक ध्यान व्यापार और वाणिज्य पर दिया जिससे वाणिज्य वर्ग के हाथ में था। फेयर सर्विस ने हड़प्पा को एक विशाल साम्राज्य माना और न ही राज्य।
न ही तो विशाल साम्राज्य माना, न ही राज्य माना। फेयर सर्विस ने यहाँ तक ही कह दिया कि एक ग्राम प्रशासन के द्वारा नियंत्रित थी। अपने मत के संशोधन करते हुए केंद्रीय नियंत्रण की अवधारणा की थी। निष्कर्ष यह निकलता है कि ये नहीं बताया जा सकती सैन्य सभ्यता में शासन का नियंत्रण करता राजा, पुरोहित, वणिक, मध्यम वर्ग आदि कौन था, क्योंकि अपवाद चला है। कोई तो कह रहा है राजनीतिक का, कोई कह रहा है धार्मिक तंत्र यह है। सैन्य सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें सामाजिक क्या थे, धार्मिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस सेशन को हम शुरू करते हैं। सैन्य समाज में सामाजिक सत्रीकरण था, जो इसके स्तर थे। योद्धा थे, व्यापारी, श्रमिकों को क्रम से, जो विद्वान थे उन योद्धा और व्यापारी और श्रमिकों को क्या कहा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा गया है। जो विद्वान थे, विद्वान को क्या कहा गया है, ब्राह्मण कहा गया है। जो योद्धा थे उनको क्या कहा गया, क्षत्रिय। जो श्रमिक थे उनको क्या कहा गया, वैश्य। और विद्वान है उनको क्या कहा गया, ब्राह्मण कहा गया। विद्वानों को ब्राह्मण, योद्धा को क्षत्रिय और व्यापारी को वैश्य कहा गया। क्या कहा, वैश्य। और जो श्रमिक थे उनको शूद्रक वर्ण का प्राक रूप से मान सकते हैं। सैन्य समाज है, समाजीकरण मतलब इसमें विभाजन किया गया है। विद्वान को क्या माना गया, ब्राह्मण, योद्धा को क्षत्रिय, व्यापारी को वैश्य और श्रमिक को शूद्रक माना गया है। नगर नियोजन था भवन संरचना के आधार पर, ऐसा कहा गया है। नगर नियोजन था भवन संरचना के आधार पर। कहा गया कि सैन्य समाज में अनेक वर्गों में विविधता, मतलब कि अनेक वर्गों में विभाजन था, बंटा हुआ था। दूसरे रक्षा प्राचीरों से घिरे दुर्ग इस और इशारा करते हैं। यहाँ संपन्न व्यक्ति, पुरोहित एवं शासक वर्ग रहता था, कि पुरोहित और शासक वर्ग रहता है। नगर क्षेत्र में व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी और सैनिक थे। नगर क्षेत्र में व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी और सैनिक रहते हैं। कृषक, कुम्हार, बढ़ई, नाविक, सोनार, मनके और मोहरे बनाने वाले शिल्पी, जुल्हाएं, श्रमिक सैन्य समाज के अनेक वर्ग रहे होंगे। शिल्पकार और कुम्हारों का विशेष महत्व है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ कक्षों को कुम्हारों की बस्ती भी माना जाता है। कुणाल एवं नौसारी से प्राप्त मोहरों में व्यापारी वर्ग का अस्तित्व भी सिद्ध होता है। किशन जो है कुम्हारों की बस्ती किसने माना जाता है, मोहनजोदड़ो से कुछ कक्षों को। यहाँ से सभी के जो हैं अन्य वर्ग रहे होंगे, जैसे कौन कौन से वर्ग है, शिल्पी भी है, सैनिक भी है, कृषक, कुम्हार, बढ़ई, नाविक, सोनार, मनके, मोहरे बनाने वाले शिल्पी, जुल्हाएं और श्रमिक रहे हैं। कुणाल या नौसारा से प्राप्त मोहरों से व्यापारी वर्ग का अस्तित्व भी सिद्ध होता है। अब बात करते हैं हम समाज वर्ग में विषमता थी। समाज वर्ग में क्या है, विषमता थी। कैसे थी, धोलावीरा नगर का 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा कितने भागों में था, 3, जबकि कितने और बाकी कितने भागों में थे, 2। समाज में दास प्रथा होने की आभास भी दिखाता है। रामशरण शर्मा महोदय का कहना है कि सैन्य नगरों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों को देखते हुए संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हड़प्पा से श्रमिक आवासों की प्राप्ति के आधार पर ऐसा कहा गया है कि व्हीलर एवं गार्डन चाइल्ड ने भी सैन्य समाज में दास प्रथा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। व्हीलर और चाइल्ड ने सैन्य समाज में दास प्रथा का जो अस्तित्व है उसको भी स्वीकार किया है। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों के आधार पर ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि सैन्य समाज क्या था, मातृत्वात्मक था। और हालांकि कुछ इतिहासकार समाज को मातृत्वात्मक नहीं मानते। महिलाओं को अर्थव्यवस्था में योगदान था, क्योंकि नौसारों, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से चक्की पीसते हुए कुछ गुण थे औरतों को दिखलाया गया है। वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र प्रचलन में थे। सूती वस्त्र भी था और ऊनी वस्त्र भी था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त चांदी के एक जार पर लिपटे सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। सूती कपड़े का साक्ष्य हमें कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा में फेंस पत्रों के भीतर सूती वस्त्र के भी अवशेष मिले हैं। हड़प्पा से कौन से फेंस पत्रों के सूती वस्त्र के अवशेष हमें मिले हैं। खुदाइयों में हड्डियों की सुइयां भी मिली है। मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रतिमा भी मिली है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कारीगर वस्त्र के निर्माण में निपुण थे।
स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते हैं। पुरुष और स्त्री में आकर्षक केश विन्यास का प्रचलन था। किसका? केश विन्यास का प्रचलन था। हड़प्पा से एक श्रृंगारदान और अंडाकार चूड़ियां मिली है। नौसार और मेहरगढ़ से मिली मूर्तियों की मांग में सिंदूर है। मोहनजोदड़ो से वत्स एवं तांबे का बाल पिन मिली है, जिस पर ऐसे कुत्ते का अंकन है जो हिरण के कान काट रहा है। यहीं से एक कर्णफुल इयररिंग मिला है, जिस पर 4 कानों वाले तारे का अंकन है। खान पान सिंधोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। जौ, चावल, बाजरा, शहद, भेड़, बकरी आदि का प्रयोग खाद्य भोजन में करते हैं। मनोरंजन क्या था? सेंधो से बता। पासा था। लट्टू और पिट्ठू का खेल इस समय का प्रमुख खेल है। लोग शिकार भी करते थे। मनोरंजन के द्वारा एक मोहर पर मुर्गों को लड़ते हुए भी दिखाया गया है। नृत्य करती हुई मूर्ति भी मिली है जो मनोरंजन के लिए थी। शतरंज की गोटियां भी लोथल से खेलने के लिए 2 बोल्ट का उदाहरण है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से टेराकोटा के मुखौटे भी हमें मिले हैं। मुखौटा भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिला है। धार्मिक स्थिति क्या थी? कोई भी धर्म उसके 2 पहलू थे, एक था क्रियात्मक, एक था सैद्धांतिक। क्रियात्मक में धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक विश्वास को रखा जाता था। सैद्धांतिक पक्ष, इसमें दार्शनिक मान्यताओं को रखा जाता था। इस हेतु लिखित साक्ष्य आवश्यक है। सेंधो लिपि अभी भी अपठित है। दार्शनिक पक्ष को उद्घाटित नहीं किया जा सकता। ऐसे में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से सेंधो धर्म के केवल क्रियात्मक पक्ष को उजागर किया जा सकता है। मातृशक्ति की पूजा। सेंधो जन मातृशक्ति की पूजा करते थे और मोहरों पर अंकित नारियों की आकृतियों से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा से एक मोहर प्राप्त हुई है। सिर के बल खड़ी एक स्त्री थी। इसी स्त्री के गर्भ में पौधे को निकलते दिखाया गया है। मार्शल ने पृथ्वी माता कहा है। हड़प्पाई लोग धरती को जो उर्वरता है उसकी देवी समझते हैं। मोहर के दूसरी ओर एक पुरुष शस्त्र के लिए खड़ा हुआ है। हाथ उठाई हुई एक स्त्री भी खड़ी हुई है। यह अनुमान लगाया गया है कि मातृ देवी की पूजा में बलि दी जाती है। बलूचिस्तान से प्राप्त स्त्री मिलने मूर्तियां हैं, रौद्र रूप में है। मोहनजोदड़ो से एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे देवी कहा गया है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के देव परिवार से मातृ देवी भी सौरप्रिय थी। पुरुष देवता मैके को मोहनजोदड़ो ने पशुपति की मुहर मिली है। इसमें 7 अक्षरों का लेख है। मार्शल ने इसे ऐतिहासिक काल का रुद्र शिव के रूप में रखा है। पुरुष देवता त्रिमुखी है, पद्मासन मुद्रा में है। एक सिर पर सींग है। मोर 5 प्रकार के 6 पशुओं का अंकन है। पुरुष देवता के दाईं ओर चीता और हाथी था, बाईं ओर गेंडा और भैंस है। उसके दक्षिण में हिरण के बच्चे उछल रहे। पुरुष वृषभ की अनुपस्थिति। शिव का वाहन कालीबंगा, कोडदीजी और पादरी के प्राप्त मृत भांडों पर सींग वाले देवता का अंकन मिला है। अन्य धार्मिक विश्वास। वृक्ष पूजा। पीपल वृक्ष की पूजा होती है। गीता भगवान कृष्ण ने सेवक को वृक्ष में अश्वत्थ पीपल बताया है। मार्शल कहते हैं कि पीपल देवता का वाहन एक सिंगरी पशु था। मोहनजोदड़ो से यूनिफॉर्म प्रतीक वाली 2 चांदी की मोहर मिली है। पशु पूजा भी होती थी। एक सिंग वाला जानवर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसके बाद कुब्बड़ वाले सांड का महत्व था। वृषभ शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नाग पूजा भी होती है। लोथल से इसके प्रमाण मिले हैं। ताबीजों का मिलना भूत प्रेतों में विश्वास दिखाता है। लिंग और योनि पूजा हड़प्पा काल से ही शुरू थी। पक्षी पूजा पाक था एवं पवित्र पक्षी माना जाता है। हाजा पक्षी मोर भी महत्व था। स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष भी हमें मिले हैं। इन चिन्हों से सूर्योपासना का अनुमान भी लगाया जाता है। जल पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। लोथल कालीबंगा संगोल से अग्निकुंड का मिला स्पष्ट करता है। यज्ञ के माध्यम से भी उपासना करते हैं। मंदिर का न्याय मिलना स्पष्ट करता है। खुले स्थान पर पूजा करते हैं। योग का एक प्रचलन इसी समय से हुआ है। योग के विषय में आर्य नहीं जानते, ऐसे में एक आर्योत्तर अवधारणा है। पशुपति की मूर्ति पद्मासन मुद्रा में है और पद्मासन योग ही एक मुद्रा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की मूर्ति आधी खुली और आंखें नास्तिक के अग्रभाग पर केंद्रित है। इस मुद्रा का स्वामी मुद्रा भी कहते हैं। अंत्येष्टि संस्कार। धार्मिक विश्वास झलकता है। मोटे तौर पर 3 विधियां प्रचलित है। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। क्या थे? समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार है। 3 विधियां थी संस्कार के लिए। कौन सी? पूर्ण समाधि, आंशिक और दाह संस्कार। ज्यादा प्रचलित दाह क्रम था।
वही अन्य इतिहासकारों के अनुसार पूर्ण समाधिकरण था। आंशिक समाधिकरण में शव को खुले मैदान में जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, फिर बच्चे हड्डियों को गाड़ देते थे। इसके उदाहरण हमें बहावलपुर से मिलते हैं। हड़प्पा में 3 कक्षों वाला कब्रिस्तान R37 मिला है। हड़प्पा से जो कब्रिस्तान मिला R37, इस कब्रिस्तान में R37 में शव काष्ठ पेटिका कॉफिन मंजूषा मिली है, देवदार लकड़ी की बनी थी। ये किसी विदेशी व्यक्ति की कब्रें हो सकती है। एच कब्रिस्तान में हड़प्पा से मिला है। मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला, इंपॉर्टेंट है। अधिकांश कब्र एक ही मुद्रा में दफनाया जाता, लेकिन कालीबंगा से और लोथल से युगम सावधान के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। 3. रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ता, वहीं लोथल में मालिक के साथ बकरी। रोपड़ में मालिक के साथ क्या कुत्ता दफनाया जाता था, लोथल में मालिक के साथ क्या दफनाई जाती थी, बकरी। हड़प्पा में स्त्री के साथ बच्चे को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। महिला के साथ बच्चे को दफनाया जाना का हड़प्पा से बकरी मिली है, लोथल और मालिक के साथ, रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ता मिला है। कब्रिस्तान में सिंधु सभ्यता के नगरों में बस्ती के बाहर होते हैं। कलश समाधान मोहनजोदड़ो और सुतकोटड़ा से इसके उदाहरण हमें मिलते हैं। कलश के जानवर की हड्डियों को राख के साथ साथ रखा जाता था। इन कलशों को मार्शल एवं मैके ने प्रतीकात्मक समाधियां मानी है। व्हीलर और पिकेट ने इसे मानव अस्थियों में न मिलने के कारण शोक पीठ कहा है। आर्थिक स्थिति क्या थी, कृषि और व्यापार के सूक्ष्म संतुलन पर टिकी हुई थी। कृषि सेंधो जन का मुख्य उद्यम कृषि क्रम था, कृषि काम था। इसकी उर्वरता का मुख्य कारण सिंधु नदी हर वर्ष आने वाली बाढ़ का थी। बाढ़ जलोढ़ मिट्टी भाग लाती थी, भूमि की जो उर्वरक शक्ति बनाती थी। कृषि उपकरण प्रस्तर और कांस्य धातु के बने होते थे, जैसे हल, कुदाली। डी कोसांबी महोदय का मत है कि सिंधु जन को भारी हल का ज्ञान नहीं था। इस मत के 2 आधारों पर खंडित किया जा सकता है। प्रथम क्या है कि बहावलपुर और बनावली से मिट्टी के बने हल का मिलना। मिट्टी के हल कहाँ से मिले, बहावलपुर और बनावली से। दूसरे ये मत है एशिया की खारिज हो जाता है कि बिना हल के गहरी जुताई नहीं होगी। यही है, नहीं तो अधिशेष भी निकाल पाएगा। ये न तो नगरीकरण भी नहीं हो पाएगा। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। मुख्य फसलें क्या थी, गेहूं और जौ थी। अन्य फसलों में कपास, मटर, तिल और बाजरा थी। मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। मटर, कपास, तिल, बाजरा भी था। सिंधु लोगों को कुल 9 फसलों का ज्ञान था, लेकिन ईख से अनजान थे। कौन सी फसल से अनजान थे, ईख से। तरकाई किला से गेहूं, जौ खेत के मटर और अनाज काटने के हैसियत मिले। कौन से किले से, तरकाई किले से गेहूं, जौ खेत के मटर और अनाज काटने की हैसियत मिली है। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले है। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर से चावल के मिले है। हड़प्पा, सुतकोदड़ा, सतुगई से बाजरा मिला है। हड़प्पा क्षेत्र कपास, मेहंदी और अंगूर की प्राप्ति हुई है। सिंचाई के साधन क्या थे, नहरों का प्रयोग नहीं करते थे। सतुगई से नहर का साक्ष्य हमें मिले अपवाद स्वरूप है। वृक्ष जलाशय कुओं से पानी का एकत्रित करते थे, परंतु सतुगई अफगानिस्तान में, यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं, नहर के साक्ष्य हमें मिले हैं। एक हमारा पॉइंट है यहाँ पे समापन। दिक् समापन यह था कि सिर उत्तर में था, पैर दक्षिण की ओर करके शव को गाड़ दिया जाता, जिससे कि अपवाद भी है। लोथल में सिर किधर था, पूर्व की तरफ, और पैर पश्चिम की तरफ। रोपड़ में सिर पश्चिम की तरफ, पैर पूर्व। कालीबंगा में सिर दक्षिण की तरफ, पैर उत्तर की तरफ थे। घोड़ा विश्व में सर्वप्रथम घोड़ा का साक्ष्य कहाँ मिलता है, दक्षिण यूराल में मिलता है। भारत में अश्व पालन का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य स्वात घाटी में था, सायोट के गाली घाई से मिलता है। विश्व में सर्वप्रथम घोड़े का साक्ष्य दक्षिण यूराल क्षेत्र में मिलता है। कहाँ मिलता है, यूराल क्षेत्र में मिलता है। सर्वप्रथम घोड़े का साक्ष्य कहाँ मिलता है, दक्षिण यूराल क्षेत्र में मिलता है। भारत में अश्व पालन का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य स्वात घाटी से। भारत में अश्व पालन का प्राचीनतम साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य स्वात घाटी से और सोयाट के गाली घाई से में भी मिलता है। विश्व में सर्वप्रथम घोड़े का साक्ष्य दक्षिण यूराल क्षेत्र से। भारत में अश्व पालन का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य स्वात घाटी से और सोयाट के गली घाई से भी मिलता है, गाली घाई से भी मिलता है। बलूचिस्तान के पिराक से प्राचीनतम वास्तविक घोड़े का जिज्ञासा वो मिला है। 1850 ईस्वी में अनातोलिया से घोड़े का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य भी मिलता है। सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मृण्मय मूर्तियां और सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियां, उत्तर हड़प्पा
सवतल से भवना भगवानपुरा और चित्रित दुष्कर मृदभांड स्थल हस्तिनापुर से घोड़े की हड्डियां में मिली है। पानी की सिंचाई होती थी जैसे कि धौलावीरा से शैलकृत, धौलावीरा से क्या शैलकृत जल कुंड मिले हैं। कृषि उत्पादों का संग्रहण अन्नागारों से होता था। कृषि के उत्पादों का जो संग्रहण है वो कहां से होता था, अन्नागारों से होता था। ऐसा अनुमान है कि करों के रूप में अन्न का संग्रह होता था। पशु कृषि यातायात के भी साधन थे। नेस्ती नगर पशुपालनों का केंद्र था। प्रमुख पशु गाय, बैल, बकरी, हिरन, हाथी, ऊंट था। हड़प्पा से गधे की हड्डियां मिली है। गाय, ऊंट, घोड़े का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता था। सभ्यता वैदिक सभ्यता की भांति अशोक केंद्रित नहीं थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि घोड़े के अनजान थे। गुजरात के शिकारपुर से प्राप्त पालतू पशु के साक्ष्य में भैंस और अश्व भी, कुत्ते भी प्रमुख थे। शिल्प और उद्योग क्या था। सूत की कताई, बुनाई, कढ़ाई प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से दयाराम साहनी जी चांदी के कलश के कपड़े का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से सूती वस्त्र से लिपटा हुआ एक उस्तरा मिला है। लोथल से प्राप्त मुद्राकों में सूती वस्त्र की छाप मिली है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मिट्टी के बर्तन बनाना भी प्रमुख शिल्प था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नौसारा और तनोदड़ो से मृद भांड बनाने वाले चूल्हे का साक्ष्य मिला है। ईंट निर्माण भट्टे मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। आरती दांत हड्डी के बने उपकरण भी मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से हड्डी की बनी सुइयां भी मिली है। आरती दांत की पटरी लोथल से मिली है। लोथल से खांचे वाला वर्मा भी मिला है। सिंधु जन आभूषणों के निर्माण में दक्ष थे। तनोदड़ो, लोथल और मनके बनाने की कार्यशाला भी थी। बालाकोट और लोथल से सीप उद्योग का केंद्र था। व्यापार और वाणिज्य, सिंधु नगर में कच्चे माल और प्राकृतिक संपदाओं का अभाव था। ऐसे में भारत के अंदर से जरूरत पड़ने पर बाह्य देशों से इनको प्राप्त किया जाता था। क्षेत्र, कर्नाटक के कोलार मैसूर से क्या मिला है, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के कोलार मैसूर से सोना मिला है। अजमेर से क्या मिला है, शीशा मिला है। राजस्थान से मिला है गणेश्वर की खेतड़ी की खानों से तांबा। तांबा ओमान से भी मंगवाया जाता था। गुजरात कच्चे मनका बनाने हेतु गोमेद और शंख थे। कश्मीर और काठियावाड़ से देवदार लकड़ी थी। अफगानिस्तान से लाजवर्द मणि, लापोसी वो भी मंगवाया जाता था। लाजवर्द भी मंगवाया जाता था। टकवाइस के मनके और चांदी और टीन अफगानिस्तान से आती। टीन हरियाणा में मीतो शाम से भी मंगवाई जाती थी। अफगानिस्तान का बंदखा क्षेत्र लाजवर्द मणि के लिए अफगानिस्तान प्रसिद्ध था। हड़प्पा वासी ने इसी को सुदूर व्यापार चलाया था। पाकिस्तान की रोडी है शक्कर क्षेत्र, फ्लंट और चार्ट भी लाते थे। व्यापार माध्यम, वस्तु विनिमय के माध्यम से क्रय विक्रय होते थे, नकदी नहीं थी। यातायात के साधन, स्थल मार्गों यातायात पशुओं के माध्यम से होता था। पोत निर्माण और नाव द्वारा भी होता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर सुमेरियन नाव का चित्रण हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक कौन सी सुमेरियन नाव का। लोथल से मिट्टी का खिलौना नाव, यहाँ से प्राप्त आयताकार गोदीवाड़ा भी हमारे इस मत की पुष्टि करता है। बंदरगाह नगर कौन कौन से हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह नगर नदियों के तट पर थे। नगर भगतर राव किम नदी पर था। मेघम नगर नर्मदा नदी पे था। प्रभास पाटन हिन्ने नदी पे था। लोथल बोगवा के संगम पे था। सुतकागेडोर दास की नदी पे था। सोताघो सादिको नदी पे था। बालाकोट बिनार नदी पे था। व्यापार विकसित अवस्था में था और संगठित था। सुतकागेड और हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहा जाता है। हड़प्पा के व्यापार का चौराहा किसे कहा जाता है। सुतकागेडोर को हड़प्पा का व्यापार और चौराहा कहते हैं। आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार व्यवस्थित थे। सैन्य जन बाह्य व्यापार मध्य एशिया, फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट आदि देशों के साथ करते हैं। सिंधु लोगों ने अफगानिस्तान की सोतु गई से अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की, जिसे मध्य औपचारिक बस्ती भी माना जाता है। सिंधु लोग बाह्य देशों से लाजवर्द मणि, टीन, चांदी, मनके, फिरोजा और हरितासम आदि का आयात करते हैं। वस्तु सिंधु सभ्यता की समृद्धि का सबसे प्रमुख कारण उसका बाह्य व्यापार है।
भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं तांबा, हाथी दांत, खजूर, विविध प्रकार की लकड़ियां, अबुनस, मोर, हाजा, पक्षी कालियन के बनके, कपास आदि है। व्यापार संतुलित हमारे पक्ष में था, क्योंकि जितनी तादाद से हमारी वस्तुएं उनके देशों में मिलती है, उनकी वस्तुएं हमारी यहाँ नहीं मिलती। सिंधु सभ्यता की कई वस्तु दक्षिणी तुर्किस्तान की अल्तिन द्वीप, नागाजगा, खापूस से भी मिली है। अलातीन से हड़प्पाई लिपि, वर्गाकार मोहरों और हाथी दांत के 3 आसमानों की प्राप्ति हुई है। फारस की खाड़ी में स्थित फेलका से हड़प्पाई मोहरें भी मिली हैं। ईरान के हिसार, साजिफ, सुसा और जलालाबाद से भी मिलते हैं। अफगानिस्तान से ईरान से कुछ भागों में तुर्किस्तान के साथ हड़प्पाओं का संबंध होने का मार्ग भी है। श्रीन रत्नाकर ने मत दिया कि हड़प्पा सभ्यता की दूरवर्ती व्यापार मुख्य जलमार्ग था। हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ कोई प्रत्यक्ष या सीधा व्यापारिक संबंध नहीं था, क्योंकि बहरीन इस व्यापार के मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। दूसरे किसी भी हड़प्पाई स्थल से अभी तक मेसोपोटामिया की मोहर वो नहीं मिली। अतः हड़प्पा की नील नदी घाटी सभ्यता के साथ कोई घनिष्ठ या सीधा व्यापारिक संबंध नहीं था। मेसोपोटामियम राजधानी अक्कड़ के साथ व्यापार की दृष्टि अभिलेखीय विवरणों से भी हो जाती है। अकादिया राजा सारगोन के काल से एगेट नामक बंदरगाह भी अनेक देशों के जलपोतों के आने का अभिलेखीय विवरण मिलता है। मेसोपोटामिया के किस लंगस, निपुर और उर्स सेंडो मूल की सामग्रियां भी हमें मिली है। उर्स हड़प्पा मूल के तांबे का श्रृंगार धान है। मेसोपोटामिया में सबसे अधिक सेंधव मोहरे सारगान युग 2400 से 1750 मिलती है। भारत का मेसोपोटामिया में सबसे अधिक व्यापार होता है। एक सारगोन ए यूइन सुमेरियन लेक दिलमुन मगन मेलवा का भी उल्लेख है। दिलमुन की पहचान बहरीन द्वीप से की गई है। सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार में बिचौलिया का कार्य करता है। दिलमुन को हाथिया का देश, साफ सुथरे वाला स्थान, सूर्यदेव का क्षेत्र भी कहा जाता है। बहरीन के रस अल कला, अमाद एवं हजार से सिंधु सामग्री भी प्राप्त हुई है। ओमान में अलर मेसर से इसकी पुष्टि होती है। मगन तांबे के स्रोत के रूप में प्रसिद्ध था। इनकी पहचान ओमान से भी की जाती है। मेलवा की पहचान सिंधु क्षेत्रीय से मोहनजोदड़ो से भी की जाती है। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलवा के नाविकों का भी देश कहा जाता है। बात करते हैं सिंधु सभ्यता के उद्भव की, तो इसमें व्याख्यात करने में कुछ समस्याएं हैं। प्रथम, ये सिंधु सभ्यता के जो भी अवशेष है ये परिपक्व और पूर्ण विकसित अवस्था में मिलते हैं। परिपक्व और पूर्ण रूप से मिलते हैं। ऐसे में इस सभ्यता को प्राथमिक स्वरूप प्राय स्पष्ट नहीं हो पाता। दूसरे, हमारे पास कोई साहित्यिक साक्ष्य भी, एविडेंस भी नहीं है जिसके आधार पर इसके उद्भव को व्याख्या कर सकते हैं। जो सिंधु लिपि है, सिंधु लिपि है जो क्या थी, अपठित थी। मतलब जो सिंधु लिपि या हड़प्पा लिपि या सिंधु सभ्यता लिपि क्या थी, जिसको पढ़ा नहीं गया था। तीसरी समस्या यह थी कि इसमें अधिकांश लंबवत उत्खनन ही किया गया था। क्षैतिज उत्खनन नहीं था, लंबवत था। जो ओरिजेंटल है वो नहीं था, ऐसे उत्खनन नहीं था। और लंबवत ये उत्खनन है, ये खुदाई की गई थी। इसलिए इस सभ्यता का उस स्पष्ट नहीं हो पा रहा, कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति में प्राय 2 मत प्रचलित है। एक तो विदेशी उत्पत्ति, एक क्या स्वदेशी उत्पत्ति। जो इसका उद्भव होता है इसमें 2 मत आते हैं। एक होता है विदेशी, दूसरा है हमारा स्वदेशी उत्पत्ति का मत। विदेशी उत्पत्ति का मत है, विदेशियों ने कहा कि ये जो उत्पत्ति हुई है सिंधु सभ्यता की, ये विदेशी का मत है। कैसे है ये हम बात करते हैं। तो इस मत के प्रमुख इतिहासकार जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड्स, एम व्हीलर, क्रेमर, डी कोसांबी है। तो विदेशी मत के का जो उल्लेख किया गया है किसके द्वारा किया गया है, तो डी कोसांबी के द्वारा, क्रेमर के द्वारा, व्हीलर के द्वारा और गार्डन चाइल्ड के द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा। व्हीलर ने सिंधु सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश बताया है। किसने सिंधु सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश बताया है, तो मार्टिन व्हीलर के द्वारा। किसके द्वारा, मार्टिन व्हीलर ने सिंधु सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश बताया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इन इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है। इन इतिहासकारों का मानना है कि जो ये इतिहासकार जॉन मार्शन, गार्डन चाइल्ड्स, एम व्हीलर, क्रेमर, डी कोसांबी, दोस्तों इनका मानना है
कि इस सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से हुई है। मैके के अनुसार सुमेर के लोगों ने आप्रवचन को सिंधु सभ्यता के उदय का कारण बताया है। क्या इंपॉर्टेंट लाइन आई है? मैके के अनुसार सुमेर के लोगों ने जो आप्रवचन है इस सिंधु सभ्यता के उदय का कारण बताया है, जबकि मार्टिन व्हीलर ने बताया था कि मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है। व्हीलर ने बताया कि सिंधु सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश बताया गया है, और जबकि मैके ने कहा है कि आप्रवचन के सिंधु सभ्यता के उदय का कारण है। मार्टिन व्हीलर का मानना है कि ये विचार प्रबल होते हैं। अनुकूलन परिस्थितियां बहुत ही शीघ्र फैलते हैं। इस धारा के इतिहासकारों का यह भी कहना है कि सभ्यता की भावना सर्वप्रथम मेसोपोटामिया से मिस्र पहुंची। मेसोपोटामिया से कहां पहुंची है? मिस्र पहुंची। मिस्र से बाहर पहुंचकर सिंधु सभ्यता की प्रेरक बनी है। सांकलिया ने बताया कि बलूचिस्तान से वर्गाकार और आयताकार चबूतरों की ओर ध्यान आकर्षित किया। सांकलिया का मानना है कि ये जिगुरेट के अवशेष हैं। बलूचिस्तान और मेसोपोटामिया के प्रभाव के द्योतक हो सकते हैं। मेसोपोटामिया के 3 प्रतीक चिन्ह है: सूत काटने का यंत्र, 2 जानवरों से लड़ना, मनुष्य का एक प्रवेश द्वार हड़प्पा के मोहरों पर भी मिलते हैं। विदेशी उत्पत्ति के पक्षधर इतिहासकारों कुछ समानताओं के आधार पर अपना मत है और प्रतिपादित किया है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हम उन आधारों पर सूक्ष्म विश्लेषण करें तो अवधारणा खंडित हो जाती है। वस्तु दोनों सभ्यताओं के बीच समानता और असमानता ज्यादा थी। यहाँ इतिहासकारों को मानना है कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, समानता थी, परंतु ये इसके कुछ अपवाद भी है कि कुछ समानता है, कुछ असमानता भी हमें मिली है। अब बात करते हैं असमानता। असमानता में बात करें तो मेसोपोटामिया के नगर योजना में मंदिर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मेसोपोटामिया में क्या महत्वपूर्ण रखते हैं? वो रखते हैं मंदिर। क्या रखते हैं जी? मंदिर। किंतु सिंधु सभ्यता में इसका अभाव दिखता है। मंदिर है मेसोपोटामिया में तो है, परंतु सिंधु सभ्यता में अभाव है। तो विदेशियों ने कहा कि कुछ समानता है, परंतु यहाँ तो असमानता भी है। क्या असमानता है? कि मंदिर नहीं है सिंधु सभ्यता में, परंतु हमें मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या दिखते हैं? मंदिर दिखते हैं। मेसोपोटामिया एवं मिस्र के समान भव्य कब्रें भी हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलते। जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र के समान जो कब्रें मिली है वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलती। क्या है ये असमानता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यूजीसी नेट परीक्षा के लिए। इनमें से कौन सी जो है बात सत्य है या असत्य है जो मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिली? तो ये आ जाएगा मेसोपोटामिया में तो मंदिर मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में भी मंदिर मिले हैं। ये बात है गलत हो जाएगी। क्या हड़प्पा सभ्यता में क्या मंदिर का अभाव था? मेसोपोटामिया के मिस्र में क्या भव्य कब्रें मिली है, परंतु हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिली। सुमेरिया का नगरीकरण अव्यवस्थित था। सुमेरिया का नगरीकरण का जो व्यवस्थित है एक सुनियोजित नहीं था, परंतु सिंधु नगरीकरण क्या था? एक नियोजित और जो व्यवस्थित होता है, सुनियोजित होता है, वो था। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि सुमेरिया का नगरीकरण कैसा था? व्यवस्थित था या अव्यवस्थित था? तो वो था अनियोजित था, जबकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता क्या थी? नियोजित थी। तो इसको क्या है स्टेटमेंट से पूछा जा सकता है, सत्य और असत्य में ध्यान रखना है। सिंधु नगर में चेस बोर्ड पट्टी पर बसे हैं, ग्रिड पट्टी पर बसे हैं, परंतु ऐसा मेसोपोटामिया में नहीं था। दोनों जगह पक्की ईंटों का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन सिंधु सभ्यता में ईंटों का निर्माण पक्का कर किया जाता था, वहीं मेसोपोटामिया में धूप में सुखाकर। मेसोपोटामिया में ईंटों को कहां सुखाया जाता? धूप में। परंतु हड़प्पा सभ्यता में क्या है? पक्की ईंटों को पकाकर किया जाता था। ईंट है उसको पकाया जाता था। मेसोपोटामिया में ईंटों को कहाँ रखा जाता? धूप में रखा जाता। पहला जो अंतर है मंदिर से संबंधित, मंदिर हड़प्पा में नहीं मेसोपोटामिया में था। दूसरा भव्य कब्रें हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता में नहीं थी, मेसोपोटामिया में थी। नगरीकरण है व्यवस्थित है, ये कहाँ? मेसोपोटामिया में। हड़प्पा में ये सुनियोजित है। फिर ईंट का प्रयोग तो पक्का की कहाँ की जाती? सिंधु सभ्यता में। धूप में कहाँ रखी जाती? मेसोपोटामिया में। सिंधु ईंटों का समान अनुपात क्या था? 4:2:1 था। लिपि में भी अंतर था। लिपि में क्या समानता थी? नहीं थी। सुमेरियन लिपि में कितने अक्षर है? 900 अक्षर है। वही सिंधु लिपि में कितने अक्षर? 400 अक्षर है। और जो
हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? भावात्मक या चित्रात्मक थी। सभी स्टेटमेंट में हमें क्या है वो अंतर मिल रहा है। मंदिरों में भी देखा, कब्र में भी देखा, ग्रिड पट्टी सुयोजित में भी है, नगरीकरण में, इंटन में भी है और लिपि में भी अंतर है। मृत भांडों की बनावट में भी अंतर है। सेंधव मृत भांडों पर जो है काले रंग पर चित्रांकन किया गया है, काले रंग से चित्रांकन है, चित्र अंकित किए गए हैं और लाल या गुलाबी रंग के भी है। सुमेरियन में केवल रेखाखंड मिलता है। सुमेरियन में क्या मिलता है? रेखा मिलती है, परंतु सेंधव में लाल या गुलाबी और काले रंग के चित्र मिले हैं। सुमेरियन में क्या केवल रेखाएं मिली है। सुमेरियन से मिट्टी में निर्मित बेलनाकार मोहरों का प्रचलन था। कैसी थी मोहरें? वो थी बेलनाकार। वही सेंधव में प्रचलित मोहरें सेल खड़ी से बनी थी। किससे बनी थी? सेल खड़ी से बनी थी। अधिकतर क्या थी? वर्गाकार और चौकार भी और बेलनाकार भी थी। सुमेरियन में मिट्टी में निर्मित बेलनाकार मोहरों का प्रचलन मिट्टी से निर्मित थी। किससे बनी हुई थी? मिट्टी से बनी हुई थी। किससे? सुमेरियन की। परंतु जो सेंधव सभ्यता में सेल खड़ी से बनी हुई थी। अंतर आ गया हमारा मोहरों में और मृत भांडों में भी था और लिपि में भी था और ईंटों में भी था। मेसोपोटामिया में कांस्य के उपयोग की अधिकता था। नहरों का व्यापक प्रयोग होता है। मेसोपोटामिया में कांस्य का उपयोग और नहरों का उपयोग होता है, जबकि सेंधव सभ्यता में कांस्य का तो सीमित प्रयोग है, पर नहरों को छिटपुट साक्ष्य मिली है। मेसोपोटामिया में जो 3 प्रतीक चिन्ह सेंधव मोहरों पर मिलते हैं और जिनके आधार पर विदेशी उत्पत्ति के इतिहासकारों के दोनों का बीच प्रत्यक्ष संबंध की बात तो उस चक्रवर्ती महर्जय ने भी कहकर खारिज कर दिया कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार एवं संबंध न तो सीधा था न ही महत्वपूर्ण, क्योंकि मेसोपोटामिया के क्षेत्र की जो वस्तु है हड़प्पा क्षेत्र से नहीं मिलती। ये बात किसके द्वारा की गई? चक्रवर्ती महोदय के द्वारा की गई है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और सेंधव सभ्यता में जो है समानताएं हैं, कुछ थी कुछ नहीं थी। स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या हम पढ़ रहे थे? विदेशी सिद्धांत पढ़ रहे थे। तो यहाँ अब है हमारा स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। इस मत के समर्थक इतिहासकारों का मानना है कि सेंधव सभ्यता आयातित नहीं थी। तो विदेशी से जो जितने भी इतिहासकार रहे हैं, पुरातात्विक रहे हैं, तो उनसे जो क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन से स्वदेशी उत्पत्ति के या विदेशी उत्पत्ति के, नोट करना है उस पॉइंट को। उसका जन्म भारत की देश संस्कृति के भोग से हुआ है। इसे स्वदेशी उत्पत्ति के इतिहासकारों का मत है। इतिहासकारों का एक वर्ग है कि वैदिक आर्यों ने इस सभ्यता का निर्माण किया। सर्वप्रथम वी लाल ने यह मत प्रस्तावित किया कि ऋग्वैदिक आर्य हड़प्पाई सभ्यता के लोग हैं। किसने कहा कि ऋग्वैदिक है हड़प्पा और आर्याई सभ्यताओं के लोग हैं? वी लाल ने। किसने कहा था? वी लाल ने। वी लाल के अनुसार हड़प्पा संस्कृति और प्रारंभिक आर्य संस्कृति के बीच कोई अंतर नहीं है। हड़प्पा और प्रारंभिक आर्य संस्कृति के बीच में कोई अंतर नहीं है। वी लाल ने कहा कि हड़प्पा और आर्य के कारण ही लोग एक ही थे। तो ये बात भी वी लाल ने कही है। इस मत को सरकार में निम्नलिखित समस्याएं, क्या समस्याएं आई है? हर एक इतिहासकारों ने इसका मत है वो अलग दिया है। वैदिक सभ्यता, कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता और सेंधव सभ्यता, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्या मतभेद है वैदिक सभ्यता में? और वी लाल कहते हैं कि वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता एक ही है। अंतर है वैदिक सभ्यता में, इसमें लोहे का ज्ञान था। वैदिक में किसका ज्ञान था? लोहे का ज्ञान था। सिंधु सभ्यता में लोहे की जानकारी नहीं है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा कि वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान था, सिंधु सभ्यता में लोहे का भी ज्ञान था। क्या स्टेटमेंट एक सी है? क्या स्टेटमेंट दो सी है? ए स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट की व्याख्या कर रही है? नहीं। तो क्यों नहीं करी? क्योंकि सिंधु सभ्यता में लोहे की जानकारी नहीं मिलती और इस सभ्यता वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान मिलता है। ध्यान करना। लिपियों का अभाव माना जाता है। वैदिक सभ्यता में लिपियों का अभाव माना जाता है। वैदिक साहित्य श्रुतिजन्य था, सुना जाने वाला था। क्या था? सुनने जाने वाला। परंतु सिंधु सभ्यता में लिपियों का प्रचलन आ जाता है। लिपियों का प्रचलन था और लिपि क्या थी? अपठित थी, जिसको पढ़ा नहीं गया, परंतु प्रचलन था। भाव निकाल सकते चित्रों के माध्यम से। और अश्व और घोड़े और गाय केंद्रित अर्थव्यवस्था थी। घोड़े और गाय क्या थी? केंद्रित अर्थव्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता में नगरी और व्यवसाय प्रधान था। नगरीकरण भी था और व्यवसाय भी था, जहाँ गाय की अपेक्षा वृषभ को भी ज्यादा महत्व था। गाय की जगह किसको? वृषभ को ज्यादा महत्व था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में क्या थी? लोहे की जानकारी नहीं। वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान।
लिपि का अभाव, परंतु सिंधु सभ्यता में लिपि थी, घोड़े और गाय ज्यादा अर्थव्यवस्था थी। यहाँ गाय की बजाय क्या था, ऊरी शब्द था। वैदिक सभ्यता ग्रामीण और कृषि प्रधान थी और सिंधु सभ्यता क्या थी, नगरीकरण थी। वैदिक काल में लिंग पूजा, मूर्ति पूजा और योग के प्रचलन का अभाव दिखता है। लिंग पूजा नहीं थी, मूर्ति पूजा नहीं थी, योग भी का भी अभाव है। सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा, मूर्ति पूजा और योग के प्रचलन थे और सिंधु सभ्यता से ही मूर्ति पूजा मानी जाती है। तो ये इसके अंतर थे। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से हमारा, तो ध्यान रखना है। द्रविड़ निर्माता, अब बात करते हैं जो द्रविड़ निर्माता उनसे संबंधित। सुनीति कुमार चटर्जी का मत है कि द्रविड़ों की बहुवी भाषा बलूचिस्तान में भी प्रचलित थी। हाँ जी, इन्हीं निर्माताओं का मानना है कि इस मत को स्वीकार करने से सबसे बड़ी समस्या यही कि द्रविड़ों ने यहाँ आकर इतना उन्नत एवं व्यवस्थित नगरीकरण किया, खुद क्यों पिछड़ गए। द्रविड़ सांस्कृतिक स्वरूप हड़प्पा संस्कृति की तरह ही नगरीकरण नहीं रहा। फेयर सर्विस एवं रोमिला थापर का मानना है कि बलूची ग्रामीण संस्कृति इस सभ्यता का जन्म हुआ है। ये द्रविड़ संस्कृति है, द्रविड़ निर्माता भी थे। कर्मिक विकास का सिद्धांत, कर्मिक विकास का सिद्धांत के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। क्या है कर्मिक विकास सिद्धांत में जो इसका हुआ है, इसके बारे में बताने वाले अमलानंद घोष, धर्मपाल अग्रवाल, आलचिन दंपति का मत है कि भारत की ग्रामीण संस्कृति से इस सभ्यता का कर्मिक विकास हुआ है। ग्रामीण संस्कृति से सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ है, अमलानंद घोष मानते हैं, धर्मपाल अग्रवाल मानते हैं और आलचिन दंपति मानते हैं। ये मत स्वीकार है। हमें कोडदीजी, कालीबंगा, प्राक हड़प्पन स्थलों से किलेबंदी, रक्षा प्राचीरों के साक्ष्य भी मिलते हैं। नगरीकरण की ओर उठाया गया पहला कदम मान सकते हैं। कोडदीजी में तो ये पहला प्रयास और अधिक स्पष्ट होकर सामने आता है। हमें ये सुनियोजित भवन, सुदृढ़ सुरक्षा दीवार, नालियों की उत्तम व्यवस्था। कोडदीजी से हमें क्या है, जो किलेबंदी दिखती है और भारत में किलेबंदी है वो कालीबंगा से दिखती है। अमलानंद घोष पहले पुरातात्विक थे जिन्हें पूरा हड़प्पा संस्कृति नगरीकरण हड़प्पा संस्कृति की समानता को स्पष्ट किया। ऐसे कौन है जो पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानता को स्पष्ट किया, वह अमलानंद घोष। अमलानंद घोष को सुरकोदड़ा से सिंधु संस्कृति और सोती संस्कृति के अवशेष मिले हैं। सिंधु संस्कृति और सोती जो संस्कृति है राजस्थान में, इसके अवशेष अमलानंद घोष को सुरकोदड़ा जो गुजरात में, यहाँ से इसके अवशेष मिले हैं। सोती संस्कृति नागरिक रूप से सिंधु सभ्यता है। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आई जब ग्रामीण संस्कृति के द्वारा नगरीय जीवन में प्रवेश करने हेतु आवश्यक उत्पादन जुटा लिए गए होंगे और नगरीय सभ्यता बन गई। लोकतल से अपवाद स्वरूप लोहा गलाने की जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता में लोहा की जानकारी में नहीं थी, परंतु लोहा गलाने की जो जानकारी मिलती है हमें लोकतल से मिलती है। जीवन में तब्दील हो गए। तांबर और कांस्य के उपकरण निर्माण की तकनीक जानकारी आर्थिक जीवन में परिवर्तन की नवीन संभावना के द्वार खोल दिए। सिंधु सभ्यता के मृत भांडों एवं हड़प्पा पर जिन पेड़ पौधों तापसों का अंकन है, उनको समझने के लिए मेसोपोटामिया जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे यहाँ से सिंधु सभ्यता से जो क्वेश्चन जो हमारे फैक्ट थे वो हमने डिस्कशन कर लिए हैं। अभी ये सिंधु सभ्यता का पतन के बारे में, उद्भव के बारे में हमने देखा। देशी और विदेशी मतभेद थे। देशियों ने क्या कहा, विदेशियों ने क्या कहा, कौन से विदेशी इतिहासकार, कौन से देशी इतिहासकार, स्वदेशी इतिहासकार, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, नोट करना है। सिंधु सभ्यता का पतन, सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले व्याख्यात करने से पहले ये जानना चाहिए कि आखिर पतन क्या है। गुणों का ह्रास ही पतन है। क्या कारक है? नियोजित नगर निवेश पतन का कारण। लेखन कला, मानक वाट और वाप कारक थी। व्यापक स्तर पर ईंट की संरचना, दुर्ग नगर और निम्न क्षेत्रीय शहरों के बीच अंतर, कांस्य के औजार का निर्माण, काले रंग की आकृतियों से निर्मित लाल या गुलाबी मृदभांड, नगरीकरण और ग्रामीण संस्कृतियों के बीच संपर्क, आंतरिक और बाह्य व्यापार के बीच स्थापित एवं सूक्ष्म संतुलन। इन्हीं आधारभूत कारकों की शैलीगत एक रूपता शैली चली जाए तो इसे बाहरी विविधताएं अंतर आ जाए, नगरीय संरचना अनियोजित हो जाए, मकान बनाने समय सड़कों और गलियों का अतिक्रमण होने लगे, नए मकानों के निर्माण से पुराने मकानों के ईंटों का प्रयोग होने लगे, लेखन कला चली जाए, वाट माप का मानकीकरण चला जाए, दुर्ग नगर और निम्न क्षेत्रीय शहरों के बीच का अंतर बढ़ जाए, तो यही पतन के कारण है। यही इंपॉर्टेंट कारण है। नियोजित नगर निवेश, लेखन कला, मानक वाट माप, व्यापक स्तर में ईंटों की संरचना। माय डियर स्टूडेंट्स,
नगर दूरक और निम्न स्तर के बीच में अंतर आ जाता है। कांसे के औजार का निर्माण हो जाता है। काले रंग की आकृतियों में लाल या गुलाबी रंग में विद्यमान आ जाए तो यही पतन के कारण है। दोस्तों, आंतरिक और अपार की विस्थापित है सूक्ष्म संरचना है, यही मूलभूत कारण है किसी के पतन होने के कारण। पतन में प्रचलित विभिन्न मतभेद है। कौन कौन से मतभेद है? बात करते हैं आर्यों का आक्रमण के द्वारा। आर्यों का आक्रमण किसने किया? ये मतभेद किसका है? ये बात किसने कही है कि आर्य आए, तो आर्य आने के बाद सिंधु सभ्यता का पतन हो गया? क्या अजीब बात है, क्या गजब की बात है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले राम प्रसाद चंद्रा। कौन है? राम प्रसाद चंद्रा जी कहते हैं और गार्डन चाइल्ड ने आर्य के आक्रमण का अवधारणा दी। तो क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु सभ्यता आर्य आक्रमण के कारण पतन हुआ था, इसके समर्थक कौन है? राम प्रसाद चंद्रा और गार्डन चाइल्ड। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज है। इन दोनों इतिहासकारों ने कहा, कौन? चंद्रा और चाइल्ड। चंद्रा और चाइल्ड ने आर्य आक्रमण से इसका पतन हुआ है। अन्य समर्थक विद्वान भी थे इस विचार के। मैक व्हीलर और पिगट प्रमुख है। इस विचारों के अन्य समर्थक मैक व्हीलर और पिगट। क्वेश्चन आया, आर्य आक्रमण के कारण इस सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। इसके समर्थक शुरुआत में राम प्रसाद चंद्रा और चाइल्ड थे और अन्य समर्थक इसके थे मैक व्हीलर और पिगट। आर्य आक्रमण के सबसे प्रबल समर्थक व्हीलर थे। आर्य जो है आक्रमण के जो सबसे अधिक समर्थक कौन थे? व्हीलर थे। विद्वानों का मानना है कि 1500 ईसा पूर्व में जो आर्य आक्रमण के कारण हुआ था, कुल मिलाकर आर्यों के कार्य यह था कि इंद्र दोषी था। व्हीलर का मत है कि आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र थे और पुरंदर अर्थात दुर्गों का विनाशक भी कहा जाता है, इसलिए इस स्थिति में के आधार पर उन्हें इंद्र को अभियुक्त माना है। व्हीलर अपने मत के समर्थन में मोहनजोदड़ो से 42 नर कंकालों का उल्लेख किया है। 42 नर कंकालों का उल्लेख व्हीलर ने किया मोहनजोदड़ो से और ये मानते हैं कि आर्य के कारण मरे हैं। व्हीलर ने मोहनजोदड़ो के पतन के विषय में लिखा है कि ह्रास दीर्घाकृत एवं क्रमिक रहा है, लेकिन अंत विध्वंसात्मक रहा है। व्हीलर ने लिखा है कि ह्रास दीर्घाकृत एवं क्रमिक रहा होगा, लेकिन अंत के सब विध्वंसात्मक रहा होगा। तो ये बात व्हीलर ने की है। मोहनजोदड़ो से कितने नरकंकाल मिले? 42 मिले। इसके आधार पर कहा जाता है कि ये आर्यों के आक्रमण से मरे हैं। ये मत तो किसका मानना है? व्हीलर का मानना है। तो आर्य आक्रमण के बारे में जो माना है राम प्रसाद चंद्रा और गार्डन चाइल्ड, मैक व्हीलर और पिगट। सबसे प्रमुख समर्थक कौन है? प्रबल वो व्हीलर रहे हैं। सबसे पहले अमेरिकी विद्वान जॉर्ज एफ डेल्स का अर्थ आर्य आक्रमण संबंधी अवधारणाओं को चुनौती दी। सबसे जो पहले जो चुनौती दी है कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है, उसके जो चुनौती दी है वो किसने दिया है? जॉर्ज एफ डेल्स ने। विदेशी जो अमेरिका विद्वान थे, इन्होंने चुनौती दी है। KUR कैनेडी ने विधिवत अध्ययन कर बताया कि कंकालों में केवल एक मानव की मृत्यु की चोट के कारण हुई है। शेष की मृत्यु किसके कारण है? मलेरिया के कारण हुई है। ये बात किसने कही है? KUR कैनेडी ने कही है। क्योंकि कंकालों पर चोट लगे हैं तो ऐसे तो वो भर गई हैं। चोट लगने मृत्यु होने में एक लंबा समय अंतराल है। राम शरण जो शर्मा है प्रोमिडो का मत है कि आज का ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य भी नहीं मिला जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि हड़प्पा और आर्य के बीच कोई लड़ाई हुई है। अगर आर्य आक्रमण हुआ तो इस आक्रमण को केवल मोहनजोदड़ो के लोग क्यों मरे? दूसरी, यहाँ से कवचधारी सैनिकों को शव क्यों नहीं मिले? इन्हीं नवीन साक्ष्यों के संदर्भ में आज आर्य आक्रमण की अवधारणा को एक सिरे से खारिज कर दिया और इसको क्या बताया? मिथ्या किया। एक जो झूठी कहानी है उसके बारे में बताया गया है। तो इसका विरोध करने वाले कौन है? जॉर्ज एफ डेल्स और KUR कैनेडी। राम शरण शर्मा प्रोमिडो का मत है। नेक्स्ट है बाढ़ से। बाढ़ के बारे में मार्शल मैके और SR राव ने बताया है कि बाढ़ से है, इससे सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो का पतन हो गया है। मोहनजोदड़ो, चंद्रदड़ो और लोथल से बाढ़ के प्रमाण हमें मिले हैं। इस बाढ़ के कारण इस पतन का उत्तरदायी माना जाता है। मार्शल ने कहा कि मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। ये बात किसने की है? मार्शल ने की है। जो 42 कंकाल मिले हैं मोहनजोदड़ो से, 47 तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कलकत्ता में, 5 का कराची पाकिस्तान में है।
सेंधु सभ्यता के पतन से बाढ़ एक प्रभावकारी कारक रहा है। हमें इस एकमात्र कारण ये नहीं मान सकते। दूसरा ये मत है, कुछ बातों को स्पष्ट भी नहीं कर पाते। उन नगरों को पतन की व्याख्या कैसे करें जो नदियों के किनारे पर नहीं थे। दूसरा, आखिर जो दौड़ 7 बार बाढ़ के कारण उजड़ा तो 7 बार ही बसा, ये विचारणीय प्रश्न है। 8वीं बार क्यों नहीं बसा। मोहनजोदड़ो के लोग इससे पहले बाढ़ों का बहादुरी पूर्वक सामना किया है, तो मात्र बाढ़ के कारण पलायन भी कर गए हैं। कुछ और भी हो सकता है। पतन से संबंधित अन्य कारण कौन कौन से हैं? जो कनेडी मानते हैं कि मलेरिया जैसी किसी महामारी के कारण भी मोहनजोदड़ो से मलेरिया का साक्ष्य जुटाया। कालीबंगा से लकवा वयस्क बालक की लाश का मिलना जो महामारी का प्रभाव भी हो सकता है, कनेडी का मानता है। डीएच लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप और जीएफ डेल्स का मानना है कि रावी और सरस्वती जैसी नदियों के मार्ग से परिवर्तन के कारण, नदियों के मार्ग से परिवर्तन के कारण क्या है, इसका पता नहीं हुआ है। डीएच लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप और डेल्स का मानना है। आरएल स्टाइन और अमलानंद घोष का मानना कि जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण जो इस सभ्यता का पतन हुआ है। अमलानंद घोष, आरएल स्टाइन। नदियों के मार्ग से जो परिवर्तन हुआ, डीएच लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप, जीएफ वेल्स। मलेरिया जैसी बीमारियों से हुआ है, वो कनेडी का मानना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको माइंड में बिठा लेना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जरूर। मलेरिया से है, कनेडी बता रहे। जो नदियों से है परिवर्तन हुआ है वो है डीएच लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप, वेल्स। जलवायु परिवर्तन, अमलानंद घोष, आरएल स्टाइन्स। भूतात्विक परिवर्तन और भारी जलवापन के कारण जो पतन हुआ है, एसआर सानी और राइकस। वीवी लाल ने अपनी पुस्तक द सरस्वती फ्लॉज ऑन, पहले तो क्वेश्चन बन सकता है इस पुस्तक से कि द सरस्वती फ्लॉज ऑन किसकी पुस्तक है, वीवी लाल की है। जलवायु परिवर्तन और व्यापार में भारी गिरावट के पतन का मुख्य कारण बताया। जलवायु परिवर्तन और व्यापार में भारी गिरावट के कारण जो परिवर्तन हुआ है, वीवी लाल मानते हैं। द सरस्वती फ्लॉज ऑन पुस्तक में बताया गया है। एम दिमित्रियोव रूसी विद्वान थे। इन्होंने क्या माना, अदृश्य गाज या भौतिक रासायनिक विस्फोट के कारण, भौतिक रासायनिक विस्फोट के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है। ये बात हमें एम दिमित्रियोव रूसी विद्वान मानते हैं। बीबी लाल मानते हैं कि बाढ़ और क्या है जो व्यापार में भौतिक गिरावट के कारण। पुस्तक सरस्वती फ्लॉज ऑन भूतात्विक परिवर्तन से जो मानते हैं वो मानते हैं एम आर सानी और राइकस। और जो लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप और वेल्स, नदियों के मार्ग में हुए परिवर्तन। डब्ल्यू.एफ. अल्ब्राइट विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण परिवर्तन हुआ था। शिरीन रत्नाकर, मेसोपोटामिया के साथ लाजवर से जुड़े व्यापार के पतन के कारण सभ्यता का पतन हुआ है। मेसोपोटामिया के साथ लाजवर से जुड़े व्यापार के पतन के कारण सभ्यता का परिवर्तन हुआ है। शिरीन रत्नाकर। फेयर सर्विस, पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हुआ है। फेयर सर्विस के अनुसार बढ़ती मनुष्य और मवेशियों की जनसंख्या के दबाव के कारण भी असंतुलन आया था। एम आर मुगल, क्रमशः शुष्कीकरण के कारण पतन हो गया, शुष्की के कारण पतन होगा, एम आर मुगल ने कहा। फेयर सर्विस, बढ़ती मनुष्य और मवेशियों की जनसंख्या के दबाव के कारण यह असंतुलन आया है। सारिन रत्नाकर, मेसोपोटामिया और लाजवर से जुड़े व्यापार के पतन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है। रूसी विद्वान है दिमित्रियोव, यह बताते हैं भौतिक रासायनिक विस्फोट के कारण परिवर्तन हुआ है। सरस्वती फ्लॉज ऑन पुस्तक में जलवायु परिवर्तन और व्यापार में भारी गिरावट के कारण व्यापार के वीवी लाल कहते हैं। भूतात्विक परिवर्तन एम आर सानी और राइकस कहते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ऑरेंज स्टाइन और अमलानंद घोष मानते हैं। नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुए डीएच लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप और जीएफ डेल्स मानते हैं। मलेरिया से हुआ है वह कनेडी मानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना जरूर है, इसको मिस नहीं करना है। एक क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से हर साल। वस्तु किसी संस्कृति का ह्रास एक आपूर्ति के अनेक कारणों से भी हो सकता है, एक नहीं है, अनेक कारण हो सकते हैं। कोई सभ्यता है एकदम नहीं बचती और एकदम ही नहीं उजड़ती, ये ध्यान करना है। धीरे धीरे तो इसके स्थापना होने में टाइम लगता है, धीरे धीरे पतन होने में। तो एक कोई कारण नहीं हो सकता, एक रीजन नहीं हो सकता, तो ये मतभेद रही है। तो इसमें बताया जाता है कि निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है कि इनमें प्रशासनिक स्थिरता, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, विदेशी व्यापार और भूतात्विक परिवर्तन, महामारी को रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु
सात्यता का प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में भी पड़ा है। सामाजिक प्रभाव धर्म के क्षेत्र में भी पड़ा है, जो आज भी दृष्टिगोचर होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या थी? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में हम बात करें, ब्रिजेट और रेमंड एल्किन के द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया 1967 में दिए गए मत के अनुसार भारत में तकनीकी या औद्योगिक क्रांति का जन्म कब हुआ था? 4000 ईसा पूर्व में होता, जिसका प्रथम चरण 3000 ईसा पूर्व में माना जा सकता है। इस काल में 3000 ईसा पूर्व में आमरी, कोर्तिजी आदि एक विकसित सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। ये सिंध में, और आमरी से केवल क्या मिले हैं? एक गेंडे की जो आकृति है, चित्र है, साक्ष्य मिले हैं, हमें सिर्फ आमरी से मिले हैं। सिंधु घाटी की सबसे पहली विशेषता यह कि नगरीय नियोजन प्रणाली थी। इसमें पक्की ईंटें भी मिली है, 2 मंजिले मकान भी मिले, समकोण पर सड़कें काटती है, जल निकास प्रणाली है, जहाज निर्माण कला है, गोदियों का निर्माण है, कताई की तकनीक का प्रयोग यहाँ होता है, मुद्रिका का निर्माण है, ठोस पहिए वाली गाड़ी मिली है। प्राचीन हड़प्पावासियों को रसायन विद्या, धातु क्रम, औषधि निर्माण, शल्य क्रिया से भी जानकारी थी। धातु गलाने की तकनीक भी विकसित की गई है। मिश्र धातु का निर्माण अद्भुत उपलब्धि है। मापतोल से एक निश्चित प्रमाणिक प्रणाली विकसित कर ली है। मोहनजोदड़ो संघ से एक तराजू, स्केल और लोथल से हाथी दांत का तराजू मिला है। मोहनजोदड़ो से संघ का तराजू और हाथी दांत का तराजू हमें लोथल से मिला है। वाट चार्ट नामक पत्थर से निर्मित थे और घनाकार होते थे। मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक भारी बटकरा 10.865 ग्राम का मिला है। न्यूनतम मापतोल दुगनी थी। द्विचार प्रणाली, उस पर भारी दशमलव पत्ती का भी प्रयोग किया गया है। बाट के रूप में 16 गुणज का प्रयोग प्रचलित था। 16 गुणज या गुणक का प्रचलित था। हड़प्पावासियों ने विभिन्न रोगों की पहचान की है। छुटकारा पाने के लिए औषधियों का भी प्रयोग करते हैं। शिलाजीत के व्यवहार का भी प्रमाण हमें मिलता है मोहनजोदड़ो से। शल्य चिकित्सा का विज्ञान था। कालीबंगा और लोथल और खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी हमें मिले हैं। मृदबांड और रंगों से चित्रकारी या पॉलिसी भी की जाती है। उत्तर हड़प्पा परिपक्व हड़प्पा काल के बाद एक नगरहीन काल आया था। मैच्योर हड़प्पा के बाद एक नगरहीन काल आया था। उत्तर हड़प्पा काल भी कहा जाता है। इस काल में हड़प्पा क्षेत्र के लोगों ने पूर्व एवं दक्षिण की ओर प्रवंजन हुआ। सिंध में उत्तर हड़प्पा को जुकूर संस्कृति भी कहते हैं। सिंध में जो उत्तर हड़प्पा थी उसको जुक्कर संस्कृति, जिसके केंद्र जुक्कर, चनोदड़ो और आमरी थे। पश्चिमी पंजाब तथा गग्गर आंकड़ा से प्राप्त उत्तर हड़प्पा स्थलों को सिमेट्री एच संस्कृति भी कहा जाता है। तो उत्तर हड़प्पा में जुक्कर संस्कृति, इसमें कौन कौन से है? जुक्कर, चनोदड़ो और आमरी है। सिमेट्री और एच संस्कृति में पश्चिमी पंजाब, हड़प्पा, गग्गर आंकड़ा से प्राप्त उत्तर हड़प्पा स्थलों को सिमेट्री एच संस्कृति भी कहा जाता है। भावलपुर में इस संस्कृति के भी प्रमाण हमें मिले। आंकड़ा नदी के तट पर कुड़ीवाला 38 एकड़ में उत्तर हड़प्पा के प्रमाण हमें मिले। हरियाणा के भगवानपुरा और पूर्वी पंजाब के ददेरी कटपाल नगर में उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। गंगा यमुना दोआ में भी मिले हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बड़गांव, अम्बाबेड़ी, सनौली उत्तर हड़प्पी स्थल है। गुजरात में भी उत्तर हड़प्पा स्थल कुल 120 मिलते हैं। ये क्या थे? उत्तर हड़प्पा स्थल थे। उत्तर हड़प्पा स्थल में हमें सिमेट्री एच संस्कृति जो कहा मिला? पश्चिमी पंजाब, गग्गर आंकड़ा नदी के किनारे। जुकूर संस्कृति हमें चनोदड़ो और आमरी और जुक्कर में मिलती है। प्रमुख उत्तर हड़प्पा स्थलों से प्राप्त साक्ष्य: आलमगीर से भट्टे और पक्की ईंटों के साक्ष्य में मिलते हैं। आलमगीर उत्तर प्रदेश। भगवानपुरा में उत्तर हड़प्पा कालीन स्तर में उत्कृष्ट शिल्प कला के प्रमाण हमें मिलते हैं। 19 टुकड़ों की ग्राफिटी के अवशेष भी मिलते हैं। फारस की खाड़ी में प्रचलित 3 मुखों वाले जंतु का मोहर भी मिलता है। वेट दीवार का भी मिला है। उत्तर हड़प्पा तोरण में भी गुजरात के औपचारिक संबंध फारस की खाड़ी से बना है। जमनाबाद से प्राप्त मृदबांड पर हड़प्पा लिपि मिली है। उत्तर हड़प्पा काल की कृषि का विविधता दिखती है, जिससे सबसे बड़ी विशेषता बलूचिस्तान के पीरक से एक साथ 2 फसल उगाने के प्रमाण हमें मिले। उल्लास में फसलों की विविधता दिखती है, जहाँ से सभी फसलों को लोबिया, मटर या कपास का भी खेती की जाती है। उत्तर हड़प्पा मृदबांधों की प्राप्ति मालवा के सिनोलिया, खुदाई, बसेया और मंदसौर के मुनौती से हुई है। गांधार संस्कृति, डाली गई गुफाएं
कैटोलोई यहाँ के प्रमुख उत्तर हड़प्पा स्थल है। कैटोलोई के 2 कब्रों के मालिक के साथ घोड़े का एक कांस्य भी मॉडल मिला है। चंदानी ने पाकिस्तान के गंधार मकबरों की खुदाई की गई है। कला संस्कृति का उत्खनन एम.आर. मुगल ने किया है। तो दोस्तों आज ये हमारा जो सिंधु सभ्यता का जो लेक्चर था, जो क्लास थी, ये हमारा चैप्टर है सिंधु सभ्यता, जिसमें हड़प्पा सभ्यता हमने अध्ययन की, मोहनजोदड़ो सभ्यता थी उसके बारे में हमने जाना, चुंगुदड़ो कालीबंगा राजस्थान में, बनावाली हरियाणा में, राखी गढ़ी हरियाणा में, ये जो स्थल थे इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बारे में हमने उत्पत्ति के बारे में, इसकी समाप्ति के बारे में, इसकी लिपि के बारे में, इसके सेंधो कला के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ये सभी जो पॉइंट हम अध्ययन कर चुके हैं। यही से हमारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। यूजीसी नेट में क्या क्वेश्चन बन सकता है सिंधु सभ्यता से? सिंधु सभ्यता की टेक्नोलॉजी क्या थी? सिंधु सभ्यता के जो इकोनॉमी, आर्थिक कारण क्या थे? सिंधु सभ्यता के पतन क्या थे? विदेशी कौन थे? स्वदेशी किसने कहा? उत्पत्ति के बारे में स्वदेशी कौन थे, विदेशी कौन थे? इतिहासकार कौन क्या स्थल मिल रहा है, कौन से स्थल कहाँ पे जिसकी यूनिक उसकी विशेषता है, ऐसे क्वेश्चन हमारी यूजीसी नेट परीक्षा में यहाँ से बन सकते हैं। तो आज के सेशन का हम समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारा अध्याय रहेगा वो रहेगा ताम्रपाषाण काल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।